इस कहानी को मैंने एडिट और अनुवादित किया है। धन्यवाद। अध्याय 1। आदर्श को होश आया और उसने खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा पाया। कीटाणुनाशक की तेज गंध हवा में फैल गई। यह अस्पताल है, मैं अस्पताल में क्यों हूँ? आदर्श ने भौहें सिकुड़ी, बहुत हैरान महसूस किया। लेकिन उसका दिमाग, जो अपने कामों को फिर से शुरू कर चुका था, ने उसे जल्दी से सब कुछ बता दिया। जब उसकी गर्लफ्रेंड मोनिका ने उससे रिश्ता तोड़ दिया तो वह अपनी सस्ती घरेलू कार से उपनगरों में चला गया, जहां उसने अपनी भावनाओं को बाहर निकालने के लिए सड़क पर तेजी से गाड़ी चलाई। पहले बारिश हो रही थी और सड़क फिसलन भरी थी। इसके अलावा रात हो चुकी थी। वह बहुत बदकिस्मती से एक दुर्घटना में फंस गया। कार, जो 120 मील प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से जा रही थी, सड़क से उतर गई और खेत में 3 मीटर नीचे गिर गई। उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं था और वह नहीं जानता था कि वह कौन नेक इंसान था जिसने उसे ढूंढकर अस्पताल पहुंचाया था। यही एकमात्र कारण था कि वह अभी भी जिंदा था। चरमराहट। उसी समय वार्ड का दरवाजा खुला और एक प्यारी सी दिखने वाली नर्स तरल दवाओं की ट्रे लेकर अंदर आई। जब उसने देखा कि आदर्श जाग गया है और चिंतन में भौहें सिकुड़ते हुए बैठा है, तो वह तुरंत घबराकर चिल्लाई। उसके हाथों में मौजूद तरल दवाइयां जमीन पर गिर गईं और पूरे फर्श पर फैल गईं। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। उसकी आंखें खुली हुई थीं और उसने अपने कांपते हुए दाहिने हाथ से आदर्श की ओर इशारा किया और हकलाते हुए कहा, तुम कैसे जाग रहे हो? आदर्श को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा था और उसने अपने मन में सोचा, क्या ये नज़ नहीं है? अगर नहीं, तो एक मरीज को देखकर उसकी इतनी तीव्र प्रतिक्रिया क्यों हो रही है जो जाग गया है? उसने खुद को ऊपर से नीचे और फिर बाएं से दाएं देखा। बाद में उसने अपने हाथ फैलाए और कहा, यह स्पष्ट है। उसने सावधानी से पूछा, क्या कुछ गड़बड़ है? तुम कैसे जाग सकते थे? कोई रास्ता नहीं है कि तुम जाग सकते थे। कैसे? नज़ अभी भी ऐसी दिख रही थी जैसे उसने कोई भूत देखा हो। उसकी आंखें और नाजुक मुंह खुला हुआ था। वह अविश्वसनीय भाव से आदर्श को देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह अपनी आंखों के सामने मौजूद तथ्यों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। कोई रास्ता नहीं था कि वह जाग सकता था। आदर्श को वाकई थोड़ा अजीब लगा। उसे समझ में नहीं आया कि नज़ ने ऐसा क्यों कहा। जैसे ही वह उससे कोई सवाल पूछने वाला था, नज़ ने अपना सिर घुमाया और भाग गई। उसकी उन्मादी चीखें गलियारे में गूंज उठीं, डॉक्टर मेहरा, ये तो बहुत बुरा है। वार्ड 438 का मरीज जाग गया है। आखिर हो क्या रहा था? आदर्श पूरी तरह से हैरान था। वह इस स्थिति का कारण नहीं समझ पा रहा था। इसके अलावा वह अपने वार्ड नंबर के बारे में कुछ नहीं कह पा रहा था। 438 कोई शुभ नंबर नहीं था। इसका पर्यायवाची शब्द था, लानत है मूर्ख। इस समय अचानक उसके दिमाग में सिस्टम नोटिफिकेशन की एक श्रृंखला गूंज उठी, जिसकी टोन बिल्कुल एक लोकप्रिय ऑनलाइन गेम लीग ऑफ लेजेंड्स की सिस्टम वॉयस की तरह थी। ये भी एक महिला की अत्यधिक संशोधित आवाज थी जिसमें एक विस्तृत और अतिरंजित गुणवत्ता थी। डिंग, बधाई हो, आपने 10 अंक अर्जित किए हैं। क्या आप रिडेम्पशन के लिए मॉल खोलना चाहेंगे? आदर्श ने ताज़ी हवा की सांस ली। ये कैसी मादरचोद स्थिति थी? 21वीं सदी के एक नए युवा के रूप में वह विश्वास नहीं कर सकता था कि ऐसी अपमानजनक बात हो सकती है। ये पूरी तरह से सामान्य ज्ञान के खिलाफ था। उसे लगा कि वह मतिभ्रम कर रहा है, शायद किसी चोट के कारण, लेकिन फिर उसकी आंखों के सामने एक रोशन पैनल दिखाई दिया। यह एक हाईटेक रिज्यूमे की तरह था जिसमें उसके बारे में कई जानकारी दिखाई गई थी। होस्ट आदर्श, आयु 26, अंक 10 अंक, वर्तमान पहचान HMT कॉर्पोरेशन कर्मचारी, वर्तमान स्थिति का स्तर औसत दर्जे का। ... क्या मैं औसत दर्जे का? ये देखकर आदर्श तुरंत अपने होश में आ गया। उसे यह अस्वीकार्य लगा और उसने सोचा, वैसे भी मैं अभी भी HMT मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन का इंजीनियर हूँ। अगर इंजीनियरों को भी औसत दर्जे का माना जाता है तो इस दुनिया में कोई भी औसत दर्जे का नहीं है। ऐसा लग रहा था कि सिस्टम ने उसके दिमाग में चल रहे विचारों को सुन लिया था और उसकी अधिसूचना टोन फिर से गूंजी, डिंग। होस्ट, विदेशी भाषाओं में संवाद करने की आपकी क्षमता खराब है और आपका शरीर बीमार हालत में है। नैतिकता, बुद्धिमत्ता, शारीरिक फिटनेस और सौंदर्य के मामले में आप इनमें से किसी में भी अच्छे नहीं हैं। अगर आप औसत दर्जे के नहीं हैं तो क्या हैं? भाड़ में जाओ। आदर्श का स्वभाव बहुत अच्छा था, लेकिन उसकी सहनशीलता की क्षमता अपनी सीमा तक पहुंच गई थी। इस समय वह खुद को रोक नहीं सका और एक और अपशब्द बोल दिया। फिर उसने पूछा, तुम क्या हो? डिंग, मुझे जीनियस सिस्टम विदाउट इक्वल कहा जाता है और मैं एक समानांतर ब्रह्मांड से आता हूं जो 100 अरब प्रकाश वर्ष दूर है, सिस्टम की आवाज ने जवाब दिया। समानांतर ब्रह्मांड? आदर्श के आश्चर्य को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। उसके सामने मौजूद तथ्यों ने उसे इस अदृश्य और अमूर्त प्रणाली द्वारा बोले गए शब्दों पर विश्वास करने के लिए मजबूर कर दिया। क्योंकि वह पहले से ही समानांतर ब्रह्मांड की अवधारणा को जानता था, उसने अवचेतन रूप से पूछा, क्या वहां भी कोई पृथ्वी है? डिंग, जरूर, लेकिन वहां की तकनीक का स्तर 100,000 साल आगे है। लानत है। कुछ समय के लिए आदर्श का दिमाग जो सुन रहा था उसे स्वीकार नहीं कर सका। विज्ञान और तकनीक का एक ऐसा स्तर जो 100,000 साल आगे था। ये कैसा दृश्य होगा? वहां के मनुष्य शायद विज्ञान और तकनीक की शक्ति के माध्यम से पुनर्जन्म और मृत्यु के चक्र से बच गए थे।
डिंग, मैं समय और स्थान में अराजक प्रवाह के कारण इस ब्रह्मांड में आया हूँ। मैं तुम्हारे अंदर एक परजीवी बन गया था जो मृत्यु के कगार पर था। मैं तुम्हें विशेष रूप से एक निःशुल्क जीवन विस्तार दूंगा। आदर्श चकित था। अपने आईक्यू के साथ वह तुरंत समझ गया कि नज ने अपना संयम क्यों खो दिया था जब उसने देखा कि वह जाग गया था। तो यही कारण था, मुझे इतनी जल्दी जागना नहीं चाहिए था, लेकिन सिस्टम से जीवन विस्तार के कारण मैं जाग गया। दूसरे शब्दों में, आदर्श एक डॉक्टर द्वारा एक निराशाजनक मामले के रूप में निदान किए जाने के बाद होश में आया। इस प्रकाश में नस की अति प्रतिक्रिया समझ में आती है। जब उसे यह पता चला तो उसका मन अधिक शांत हो गया। उसने ये पूछकर विषय बदल दिया, मेरे जीवन को बढ़ाने के अलावा तुम मेरे लिए और क्या कर सकते हो? डिंग, ये सिस्टम तुम्हें एक अद्वितीय प्रतिभा बना सकता है। एक अद्वितीय प्रतिभा? क्या ये कोई ऐसा संकी है जो सब कुछ जानता है? आदर्श ने पूछा। डिंग, आप कह सकते हैं। कीमत क्या है? आदर्श मुफ्त लंच में विश्वास नहीं करता था। डिंग, मॉल में विभिन्न क्षमताओं को भुनाने के लिए अंकों का उपयोग करके जितनी अधिक योग्यताएं लागू होती हैं उतने ही अधिक अंकों की आवश्यकता होती है। सिस्टम के परिचय के बाद मॉल को दिखाने के लिए लाइट पैनल बदल गया। डिस्प्ले में विभिन्न क्षमताएं भरी हुई थीं। विदेशी भाषा की क्षमताएं, गेमिंग क्षमताएं, मेमोरी क्षमताएं और बहुत कुछ था। आदर्श उन सभी को एक नज़र में नहीं देख सकता था। एक बार देखने के बाद उसे कोसने का मन हुआ। दिखाई गई हजारों क्षमताओं में से केवल 10 अंकों के लिए कोई भी नहीं भुनाया जा सकता था। सिस्टम, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 10 अंकों के लिए कौन सी क्षमताएं भुनाई जा सकती हैं? आदर्श ने हार नहीं मानी। वह ये परखना चाहता था कि क्या यह एक भ्रम था या शायद किसी की शरारत। डिंग, आप 10 अंकों के लिए किसी भी क्षमता को भुना नहीं सकते। आदर्श हताश हो गया। तुम मेरे साथ खिलवाड़ कर रहे हो। डिंग, पॉइंट कमाए जा सकते हैं। होस्ट, चिंता मत करो। तो पॉइंट कमाए जा सकते हैं। आदर्श की आंखें चमक उठीं। मैं पॉइंट कैसे कमाऊं? डिंग, आश्चर्य, जिज्ञासा, सदमा और होस्ट द्वारा की गई कोई भी अन्य मानवीय भावनात्मक प्रतिक्रियाएं सिस्टम द्वारा स्वचालित रूप से पहचानी और अवशोषित की जाएंगी और फिर भावना की गहराई के आधार पर स्वचालित रूप से संबंधित पॉइंट में परिवर्तित हो जाएंगी। मैं समझ गया। आदर्श को तुरंत समझ आ गया। यह कोई अद्वितीय सिस्टम नहीं था। यह स्पष्ट रूप से एक चीट कोड सिस्टम था जो उसे लगातार एक दिखावटी बेवकूफ़ की तरह काम करने की अनुमति देता था, भीड़ को पकड़ने के लिए भीड़ की भूमिका निभाने की। उसके पास जो 10 पॉइंट थे वे शायद अभी न से अर्जित किए गए होंगे। धमाका! अचानक वार्ड का दरवाज़ा खोला गया। सफ़ेद कोट पहने डॉक्टरों का एक बड़ा समूह अंदर घुस आया। जब उन्होंने आदर्श को बैठे देखा तो वे सभी ज़मीन पर जड़वत खड़े हो गए, जैसे कि वे डर गए हों। आदर्श को देखते ही उनकी आंखें आश्चर्य से खुली रह गईं। अध्याय 2। आदर्श ने उनकी आंखों में सदमा, भ्रम और संदेह देखा। मरीज को सेप्टिक शॉक, आंतें फटी हुई, रक्तस्राव तथा लीवर और तिल्ली में चोट है। वह आधे दिन में कैसे जाग गया? इतना ही नहीं, मरीज के दोनों फेफड़ों में भी चोट लगी थी। दोनों तरफ कई पसलियां टूटी हुई थीं। खोपड़ी में फ्रैक्चर था, पेट की दाहिनी मांसपेशियों में चोट थी, पाचन तंत्र में रक्तस्राव था और श्रोणि में फ्रैक्चर था। शरीर पर इतनी गंभीर चोटों के बावजूद मरीज को इस तरह कैसे होश आ गया? अविश्वसनीय! यह एक चिकित्सा चमत्कार है। डॉक्टरों के समूह ने आदर्श को ध्यान से देखा, मानो वे किसी एलियन को देख रहे हों। उनका सदमा और भय व्यक्त नहीं किया जा सका। पहले चिल्लाने वाली महिला नर्स भी उनमें से एक थी। आदर्श भी उतना ही हैरान था क्योंकि उसके अंकों का मूल्य तेजी से बढ़ रहा था। यह अचानक पिछले 10 अंकों से बढ़कर 100 अंकों पर पहुंच गया। ये 100 पर नहीं रुका, बल्कि अंततः स्थिर होने से पहले 1001 अंक तक बढ़ता रहा। डिंग, बधाई हो, आपने 911 अंक अर्जित किए हैं। क्या आप रिडेम्पशन के लिए मॉल में प्रवेश करना चाहते हैं? सिस्टम नोटिफिकेशन बज उठा। आदर्श ने पलक झपकाए और अपने दिमाग पर काबू पाया। उसे अपनी कमजोर शारीरिक शक्ति याद आई और उसने पूछा, सिस्टम, क्या ऐसी कोई चीज़ है जो मेरी शारीरिक शक्ति को बेहतर बना सकती है? जैसे ही शब्द बोले गए, संविधान, भाड़े के सैनिकों का राजा नामक एक क्षमता रोशन सिल्वर स्क्रीन पर दिखाई दी। लेकिन इसे रिडीम करने के लिए 1000 अंक खर्च करने होंगे। कोई स्पष्टीकरण नोट क्यों नहीं है? आदर्श हैरान था। डिंग, संविधान, भाड़े के सैनिकों का राजा मेजबान को भाड़े के सैनिकों की राजा की क्षमता को जल्दी से प्राप्त करने में सक्षम कर सकता है। इसमें शारीरिक शक्ति, युद्ध का अनुभव, प्रतिक्रिया करने की क्षमता, आग्नेयास्त्रों का ज्ञान आदि शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। एक बार रिडीम हो जाने के बाद यह स्थायी रूप से प्रभावी हो जाएगा। क्या आप रिडेम्पशन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं? सिस्टम की आवाज़ ने कहा। लानत है! आदर्श ने ठंडी हवा की सांस ली। ये सिर्फ एक चीट कोड से कहीं ज्यादा था। ये किसी गेम की स्क्रिप्ट में जाकर सीधे मुख्य किरदार की विशेषताओं को संशोधित करने जैसा था। रिडीम शब्द उसके दांतों के बीच की दरारों से मुश्किल से बाहर निकल पाया। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि यह सिस्टम वास्तव में मौजूद है, जब तक कि उसका शरीर अचानक से वास्तव में मजबूत नहीं हो जाता। डिंग, बधाई हो, आपको संविधान, भाड़े के सैनिकों का राजा मिल गया है और आपने 1000 अंक खर्च कर दिए हैं। सिस्टम की सूचना वाली आवाज ने कहा। हालांकि कमरे में मौजूद डॉक्टर एक दूसरे को निराशा में देखने लगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे रोशन सिल्वर स्क्रीन नहीं देख पा रहे थे या सिस्टम की सूचनाएं नहीं सुन पा रहे थे।
वे सिर्फ आदर्श की आवाज़ सुन पा रहे थे। ये देखकर कि आदर्श बिस्तर पर बैठा हुआ खुद से कैसे बात कर रहा था और कैसे उसकी भौहें कभी कभी सिकुड़ जाती थीं और शिथिल हो जाती थीं, वे एक मत से सहमत थे कि आदर्श के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचा है। हालांकि वह जाग गया था, लेकिन अब वह मानसिक रोगी बन चुका था। इसके अलावा वे अब तक पूरी तरह से शांत हो चुके थे क्योंकि उन्हें एक बड़ी समस्या का एहसास हो गया था, और वह व्यक्ति था जिसने कल रात रोगी का निदान किया था। वह एक इंटर्न था जो लंबे समय से अस्पताल में नहीं आया था। रोगी के बारे में उनकी समझ भी इंटर्न द्वारा दी गई निदान रिपोर्ट पर आधारित थी। आखिरकार वे कुछ ही समय पहले काम पर आए थे और उनके पास रोगी की स्थिति को व्यक्तिगत रूप से जांचने का समय नहीं था। तो क्या ये गलत निदान हो सकता है, गलत रिपोर्ट मिलने का मामला हो सकता है? ये बिल्कुल भी चिकित्सा चमत्कार नहीं था। क्या आपने रोगी के परिवार से संपर्क किया है? एक अधेड़ उम्र के डॉक्टर ने अपना सिर घुमाया और अपने बगल में बैठी महिला नर्स से पूछा। महिला नर्स ने सिर हिलाया। हम मरीज के परिवार से उसके सेल फोन के जरिए संपर्क करने वाले हैं। दर्शन मेहरा नाम के एक आदमी ने अभी अभी फ़ोन किया और उसने कहा कि वह मरीज का अच्छा दोस्त है। हमने दर्शन मेहरा को मरीज की स्थिति बताई और वह तुरंत आने के लिए तैयार हो गया। उसे अब अपने रास्ते पर जाना चाहिए। अधेड़ उम्र के डॉक्टर ने कहा। बहुत बढ़िया। मरीज के मेडिकल खर्च के बारे में दर्शन मेहरा को बताना न भूलें। हम ठीक है, महिला नर्स ने जवाब में सिर हिलाया। वैसे मरीज के लिए एक और पूरे शरीर की जांच की व्यवस्था करें। मुझे पक्का संदेह है कि उसकी जांच रिपोर्ट गलत थी। क्या? दाहिनी आंख से आंसू और खून बह रहा है। उसे देखो, उसके शरीर पर कहीं भी चोट नहीं है। क्या राजीव, जिसने कल रात मेरी शिफ्ट संभाली थी, काम के दौरान सो गया था? अधेड़ उम्र के डॉक्टर ने गुस्से से कहा। तभी अचानक बिना किसी चेतावनी के वार्ड में ठंड का माहौल फैल गया। वार्ड में मौजूद डॉक्टर इस ठंड से उबर नहीं पाए। सभी की नज़रें अस्पताल के बिस्तर पर बैठे आदर्श पर से हट ही नहीं रही थीं। उन्हें इस समय एक बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही थी कि अस्पताल के बिस्तर पर कोई इंसान नहीं बल्कि एक बेहद खतरनाक खूनी जानवर बैठा है। ऐसा लग रहा था कि वह उन्हें कभी भी खा सकता है और हड्डियों के ढेर के अलावा कुछ नहीं छोड़ सकता। खास तौर पर आदर्श की आंखें, उसकी ठंडी आभा उन पर दबाव डाल रही थी। और उसका शैतानी इरादा ज़बरदस्त था। ये किसी जंगली जानवर की आंखों की तरह था और उन्हें वाकई ऐसा महसूस हुआ जैसे उनकी आत्मा में कंपन हो रहा हो। ये कैसे हुआ? क्या यह एक भ्रम था या कोई गलतफहमी? डॉक्टर सभी स्तब्ध थे और वे मूर्खता से यह नहीं बता पा रहे थे कि यह सच है या नहीं। लेकिन उनके माथे से ठंडा पसीना निकलना बंद नहीं हो रहा था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि एक व्यक्ति का स्वभाव एक पल में इतना नाटकीय रूप से कैसे बदल सकता है। इस पल आदर्श को बहुत अजीब और अद्भुत महसूस हो रहा था। उसके शरीर में असीम शक्ति लग रही थी और 2 साल से ज़्यादा समय से उसे परेशान करने वाला एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ठीक हो गया था। उसकी पूरी पीठ अब बेहद हल्की लग रही थी। उसके शरीर ने कभी भी इस तरह की पूरी और बेकाबू सहजता और आराम का अनुभव नहीं किया था। यहाँ तक कि उसकी दृष्टि भी बहुत साफ हो गई थी। वह वार्ड में मौजूद छोटे छोटे जीवों को भी आसानी से देख सकता था, जैसे दीवार पर चुपचाप लेटी मकड़ी जो शिकार का इंतजार कर रही थी। आरव, वार्ड के बाहर से एक तेज आवाज आई और उसके तुरंत बाद दरवाज़ा खुला। आदर्श की उम्र के बराबर का एक युवक दरवाजे पर दिखाई दिया। युवक का चेहरा मांसल था। उसका पूरा चेहरा गोलमटोल था, लेकिन उसका शरीर मोटा नहीं था बल्कि पतला था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी मोटे आदमी का सिर किसी पतले आदमी की गर्दन पर प्रत्यारोपित किया गया हो। उसने क्रूकट पहना हुआ था और माथे पर कुछ अलग झुर्रियां थीं। उसके चेहरे की त्वचा भी बहुत खुरदरी थी। युवक ने इधर उधर देखा और आखिरकार उसकी नज़र अस्पताल के बिस्तर पर पड़े आदर्श पर पड़ी। फिर उसने डॉक्टरों की बिल्कुल भी परवाह नहीं की, उन्हें हवा की तरह इस्तेमाल करते हुए सीधे आदर्श की ओर दौड़ा। आदर्श के शरीर की सामान्य जांच के बाद अचानक तेज आवाज में चिल्लाया, अरे किस झोलाछाप! डॉक्टर ने कहा कि मेरा भाई सदमे में है और सब्जी बन जाएगा। मैं नाश्ता किए बिना ही भागा भागा आया। तुम क्या कर रहे थे? जैसे ही यह बात कही गई, वार्ड में मौजूद डॉक्टरों का समूह अचानक लाल हो गया, खास तौर पर अधेड़ उम्र के डॉक्टर। भले ही निदान राजीव ने लिखा हो, जो कल रात इंटर्न डॉक्टर था, आदर्श के प्राथमिक चिकित्सक के रूप में, क्या झोलाछाप डॉक्टर का लेबल सीधे उस पर नहीं लगाया जाएगा? अहम। आदर्श ने कुछ बार सूखी खांसी की और शर्मिंदगी महसूस की। उसके दोस्त दर्शन मेहरा में वाकई हिम्मत थी कि वह कुछ कह सके। क्या उसे डॉक्टरों के समूह द्वारा पीटे जाने का डर नहीं था? डॉक्टरों की कतार ने एक दूसरे को देखा और फिर एक के बाद एक बाहर निकल गए। दरवाज़ा बंद करने के बाद कुछ बुरे स्वभाव वाले डॉक्टर भड़क गए। आखिर राजीव किस तरह की प्रतिष्ठा स्थापित करने की कोशिश कर रहा है? इस तरह की गलती करने के लिए क्या वह कल रात मरीज का निदान करते समय सो गया था? एक इंटर्न है। वह अपने काम में बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। मेरा सुझाव है कि हम एक नियमित कर्मचारी बनने के लिए उसकी योग्यता रद्द कर दें। उसे अगले 3 महीने तक अस्पताल में रहना चाहिए। हाँ, गलत निदान हमारे लिए डॉक्टरों के रूप में एक प्रमुख वर्जित है। ये पहली बार है कि मैंने अपने जीवन में इतना बड़ा गलत निदान देखा है। जाहिर है, इन डॉक्टरों ने यह निर्धारित किया था कि आदर्श का जागना बिल्कुल भी चिकित्सा चमत्कार नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा गलत निदान था। और गलत निदान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति राजीव था, जो उनके अस्पताल में एक नया इंटर्न था।
मध्यम आयु वर्ग के डॉक्टर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति असामान्य रूप से बदसूरत थी। राजीव अपने नाम के तहत एक इंटर्न था। ये भी पहली बार था कि एक डॉक्टर के रूप में उसने इतनी बड़ी गलत निदान देखी थी। उसे आमतौर पर दूसरों से प्यार था और उसे एक पट्टिका भी उपहार में दी गई थी जिस पर लिखा था, हमारे जीवनकाल का हुआ तो। यह उन अपमानजनक नामों से बिल्कुल अलग था जो उसे आज सुबह से ही मिल रहे थे, जैसे कि झोलाछाप डॉक्टर। वह इन सभी को राजीव के साथ सुलझा लेगा। अध्याय 3। आदर्श को ये जानने की जहमत नहीं उठानी पड़ी कि डॉक्टर किस पर दोष मढ़ना चाहते हैं। अब वह पूरी तरह से भाड़े के सैनिकों के राजा के संविधान के रोमांच में डूबा हुआ था, जिसे जीनियस सिस्टम विदाउट इक्वल ने बनाया था। अस्पताल के बिस्तर की लोहे की रेलिंग उसके नंगे हाथों से मुड़ गई थी और विकृत हो गई थी। अब उसे पूरी तरह से सिस्टम के वास्तविक अस्तित्व की पुष्टि हो गई थी। यह आघात के बाद पैदा हुआ भ्रम नहीं था। अगर कोई बड़ी आपदा में नहीं मरता है तो आशीर्वाद जरूर मिलता है। पूर्वजों के शब्द वास्तव में झूठ नहीं बोलते। हा हा हा। आदर्श खुद को रोक नहीं सका और दिल खोलकर हंस पड़ा। उसे लगा जैसे वह जाग गया है और उसने पाया है कि वह सुपरमैन में बदल गया है, जिसने बाहर से अपनी लाल अंडरवियर पहनी है और आकाश में उड़ सकता है। शब्दों में उत्साह का वर्णन करना मुश्किल था। अरे 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 आरव, क्या हो गया है तुम्हें? मुझे मत डराओ। तुम इतने मूर्खतापूर्ण तरीके से अकेले क्यों खुश हो रहे हो? दर्शन मेहरा ने आदर्श की आंखों के सामने ताली बजाई, लेकिन उसने यह नहीं देखा कि आदर्श ने बिस्तर की लोहे की रेलिंग को कैसे विकृत आकार में मोड़ दिया था। आदर्श ने अपने सामने अपने पूर्व कॉलेज के रूममेट और दोस्त को देखा। वह वास्तव में उसे जीनियस सिस्टम विदाउट इक्वल के बारे में बताना चाहता था, लेकिन उसने बेहतर सोचा। इस मामले को अपने तक ही रखना बेहतर था। अगर उसने ये कहा तो दर्शन मेहरा उसके साथ पागलों जैसा व्यवहार करेंगे। आखिरकार ये बहुत हास्यास्पद था। कौन विश्वास करेगा कि वह 100 अरब प्रकाश वर्ष दूर एक समानांतर ब्रह्मांड से जीनियस सिस्टम विदाउट इक्वल में विलीन हो गया था? तुम क्या देख रहे हो? मैं देखने लायक कुछ भी नहीं हूँ। बताओ, तुम अस्पताल में क्यों पड़े हो? दर्शन मेहरा ने अपनी पूरी ताकत लगाते हुए आदर्श की छाती पर उंगली से वार किया। आह, प्यार में निराशा। आदर्श ने आह भरी। उसने बताया कि मोनिका ने उससे ब्रेकअप कैसे किया, जिसके बाद उसने देर रात उपनगरों में अपनी कार तेज रफ्तार से चलाए और कार दुर्घटना में घायल हो गया। सुनने के बाद दर्शन मेहरा ने आह भरी। भाड़ में जाओ, तुम वाकई एक बड़ी आपदा से बच गए हो। क्या तुम मुख्य बात नहीं समझ सकते? आदर्श ने अपनी आंखें घुमाईं। दर्शन मेहरा ने तुरंत डांटा, मुख्य बात बकवास है। मोनिका एक फौज से भी कम है। तुमसे नाता तोड़ना उसका नुकसान है। तुम बहुत बढ़िया हो। तुम्हारे सिर के पीछे एक ओसिसिपिटल बन भी है। शारीरिक विज्ञान की किताबों में कहा गया है कि यह एक सम्राट की विशेषता है। एक दिन, जल्दी या बाद में, तुम अमीर और शक्तिशाली बन जाओगे। जब वह समय आएगा तो मोनिका के लिए एक ही काम बचेगा कि वह चुपके से रोए। आदर्श को समझ में नहीं आया कि हंसे या रोए। उसने दर्शन के कंधे पर थपथपाया। दर्शन, मैं सच में बकवास करने के तुम्हारे हुनर के लिए तुम्हें सलाम करता हूँ। इसमें कोई तुमसे आगे नहीं निकल सकता। चले जाओ। दर्शन मेहरा ने अधीरता से अपना हाथ हिलाया और फिर गंभीर भाव से कहा, वैसे क्या तुम्हें अब कोई तकलीफ महसूस हो रही है? उदाहरण के लिए, क्या तुम्हें उल्टी जैसा लग रहा है? मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं है। मैं इस बार भाग्यशाली हूँ, केवल कार क्षतिग्रस्त हुई है। मैं पूरी तरह से ठीक हूँ और अब मुझे छुट्टी दी जा सकती है, आदर्श ने कहा। आरव, हम इस बारे में डींग नहीं मार सकते। शरीर क्रांति के लिए एक संपत्ति है। आप इसके बारे में लापरवाह नहीं हो सकते। अगर आपके पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं तो मेरे पास हैं। मेरे पास लाखों नहीं हैं, लेकिन मैं आपके लिए 3 से 4 हज़ार डॉलर जरूर ला सकता हूँ। अपने रिश्ते के साथ दर्शन मेहरा एक सीधी बात करने वाले व्यक्ति थे जो चीज़ों को नहीं छिपाते थे या झाड़ झंखाड़ नहीं करते थे। वास्तव में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आदर्श तुरंत बिस्तर से कूद गया। न केवल वह फर्श पर 3 बार कूदा, बल्कि यह साबित करने के लिए कि उसका शरीर बेहतर है, वह उल्टा भी चला। दर्शन मेहरा की आंखें चौड़ी हो गईं। हे भगवान, आपने उल्टा चलना कब सीखा? आपने उस हुनर को बहुत अच्छे से छिपाया है। अब उसे अपने दिल में पूरी तरह से यकीन हो गया था कि आदर्श के शरीर में कोई बड़ी समस्या नहीं है। डिंग, बधाई हो, तुमने 5 अंक अर्जित किए हैं। आदर्श ने सिस्टम नोटिफिकेशन को अनदेखा किया और हैंडस्टैंड खत्म कर दिया। उसने अपनी हथेलियां पोंछी और दर्शन मेहरा से चिढ़कर कहा, तो तुमने जो कहा है उसके अनुसार क्या मुझे बाथरूम जाने पर भी तुम्हें रिपोर्ट करना होगा? मुझे तुम्हारे बाथरूम जाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन अगर तुम किसी लड़की के साथ सेक्स करते हो तो मुझे इसके बारे में सुनना अच्छा लगेगा। जितना विस्तृत होगा उतना अच्छा होगा। हे। दर्शन मेहरा अश्लील तरीके से हंसे। अपनी बहन को चोदो, वाह। दर्शन मेहरा आदर्श के लिए डिस्चार्ज पेपर पूरा करने के लिए दिल खोलकर हंसते हुए बाहर भागे। अस्पताल से निकलने के बाद उन्होंने साथ में एक सादा नाश्ता किया। आदर्श और दर्शन मेहरा ट्रैफिक पुलिस के पास गए जहां उनकी घरेलू कार थी। कार बुरी तरह से खराब हो चुकी थी, यहां तक कि उसका इंजन भी टूटा हुआ था। अगर इसकी मरम्मत भी कर दी जाए तो भी यह टूटी हुई कार की तरह ही सपाट सड़क पर भारी उछलेगी। वह केवल इसे कबाड़ में डालने के लिए आवेदन कर सकता था। इसके बारे में बुरा मत मानो, ये सिर्फ एक कार है। अगर पुराना नहीं जाएगा तो नया नहीं आएगा। यही तर्क गर्लफ्रेंड पर भी लागू होता है।
इस दुनिया में हमेशा एक अच्छी कार, एक अच्छी महिला होती है जो सिर्फ आपकी होती है, दर्शन मेहरा ने सांत्वना दी। आदर्श मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। ग्रिम रीपर के चंगुल से बमुश्किल बच निकलने के बाद उसने अपने मन की कई बातों पर काबू पा लिया था। उसकी मानसिक स्थिति पहले से कहीं ज्यादा शांत और संयमित थी। तुम घर जाना चाहते हो या कंपनी? दर्शन मेहरा ने अपनी कोरोला का ड्राइवर का दरवाज़ा खोला और आदर्श से पूछा। कंपनी में? अरे, तुम कार दुर्घटना के बाद भी काम पर जाने की जिद करते हो। अगर मैं जैकमा होता तो मैं तुम्हें एक समर्पण आशीर्वाद कार्ड जरूर भेजता। अलीपे द्वारा अ गेम की एक श्रेणी जहां कोई पैसे जीत सकता है। मैं काम पर नहीं जा रहा हूं, बल्कि इस्तीफा देने जा रहा हूं, आदर्श ने बेबसी से कहा। दर्शन मेहरा ने भौहें से कुढ़ी, थोड़ा परेशान महसूस करते हुए। तुम सिर्फ मोनिका की वजह से इस्तीफा दे रहे हो? मेरे भाई, क्या तुम बहुत ज्यादा हारे हुए व्यक्ति की तरह व्यवहार नहीं कर रहे हो? आदर्श ने आह भरी, लेकिन कुछ नहीं बताया। उसने आगे की यात्री सीट का दरवाज़ा खोला और कार में बैठ गया। वास्तव में उसने बहुत पहले ही इस्तीफा देने के बारे में सोच लिया था। एक निर्माण कारखाने में काम करना न केवल हर दिन एक दोहराव वाला काम था, बल्कि इसमें चुनौतियों की भी कमी थी। उसे इसमें कोई भविष्य नहीं दिख रहा था। उसे इस नौकरी से कभी खास खुशी नहीं मिली थी। अगर मोनिका भी एचएमटी ग्रुप में काम नहीं करती तो वह बहुत पहले ही नौकरी छोड़ देता। अब जब उसके पास जीनियस सिस्टम विदाउट इक्वल था तो उसे अपने करियर को एचएमटी कॉर्पोरेशन तक सीमित रखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। दर्शन मेहरा ने अपना मुंह फुलाना बंद कर दिया और ड्राइवर की सीट पर बैठ गया। उसने आदर्श को एचएमटी कॉर्पोरेशन पहुंचाया। आरव, खुश हो जाओ, हम मर्द हैं। ऐसी औरत के लिए दुखी और उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है जो तुम्हारी परवाह नहीं करती, दर्शन मेहरा ने फिर से सांत्वना देते हुए कहा। मैंने अपना दिमाग खोल दिया है, मैं खुद को अच्छी तरह से एडजस्ट कर सकता हूँ। आदर्श का दिल खुश हो गया। वैसे गाड़ी चलाते समय तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, मुझसे सीखकर सड़क से भटक मत जाना। छू कर देखो, तुम जैसे बदमाश से अच्छे शब्दों की उम्मीद नहीं की जा सकती। मैं जा रहा हूँ, जब मैं फ्री होऊंगा तो फिर से तुम्हें फ़ोन करूंगा। दर्शन मेहरा ने एक्सीलेटर दबाया और हिम्मत करके अपनी कोरोला कार को भगा ले गया। आदर्श उसे जाते हुए देखता रहा जब तक कि उसे कार की परछाई दिखाई नहीं देने लगी। उसने अपनी निगाहें जमाईं और पलटा, अपना कर्मचारी कार्ड स्वाइप किया और एचएमटी कॉर्पोरेशन में चला गया। आखिरकार दोपहर से ठीक पहले उसका इस्तीफा पूरा हो गया। अपने सामान का एक डिब्बा पकड़े हुए आदर्श एचएमटी कॉर्पोरेशन के मुख्य मार्ग पर चला गया, जहां उसने 3 साल तक काम किया था। उसके दिल में तरह तरह की भावनाएं उमड़ रही थीं। विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद यह उसकी पहली नौकरी थी। उसे अभी भी याद है कि जब वह पहली बार यहाँ आया था, सपनों और आदर्शों से भरा हुआ हर एक दृश्य उसके दिमाग में चलचित्र की तरह घूम रहा था। आदर्श, वहीं रुक जाओ। उसके पीछे एक जानी पहचानी आवाज़ गूंजी, जिसमें आवाज़ में आज्ञा का भाव था। आदर्श रुका और पीछे मुड़ा तो एक खूबसूरत चेहरा नजर आया। वह मोनिका थी, एक सुंदर सी पोशाक पहने और प्यारी सी दिखने वाली महिला। उसे इस बात पर बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ कि मोनिका को उसके इस्तीफे के बारे में पता था। आखिरकार वह एचआर विभाग में काम करती थी। एचएमटी कॉर्पोरेशन में हजारों लोग थे, चाहे वे रुके या चले गए, एचआर विभाग के पास उन सभी का विस्तृत रिकॉर्ड था। क्या कुछ गड़बड़ है? आदर्श ने उदासीनता से पूछा। मोनिका ऊंची एड़ी के जूते पहनकर उसके पास दौड़ी। उसने आदर्श के डिब्बे में रखी चीजों पर नजर डाली और अपनी आंखों में तिरस्कार भरा भाव लिए। आदर्श, क्या तुम थोड़े और समझदार नहीं हो सकते? तुम और मैं, हम अंत पर आ गए हैं, लेकिन क्या तुम्हें इस वजह से इस्तीफा देकर अपना भविष्य बर्बाद करना है? भले ही तुम अपने बारे में न सोचना चाहो, तुम्हें अपने परिवार के बारे में सोचना होगा। इस्तीफा देने के बाद तुम्हारे पास आय का कोई स्रोत नहीं होगा। क्या तुम वापस जाकर अपने माता पिता पर निर्भर रहना चाहते हो? अध्याय 4। आदर्श को लगा कि कार दुर्घटना के बाद उसका पुनर्जन्म हुआ है। उसे मोनिका से कोई खास शिकायत नहीं थी। वह किसी भी चीज़ से ज़्यादा सुनना महसूस कर रहा था और उसने मोनिका की पसंद के बारे में अपनी समझ व्यक्त की। आखिरकार दुनिया हमेशा से बहुत यथार्थवादी और क्रूर रही है। मैंने निजी कारणों से इस्तीफा दिया है, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। आदर्श मुस्कुराया। अगर और कुछ नहीं है तो अलविदा। उनके 4 साल के रिश्ते पर एक पूर्ण विराम लगाने के लिए एक अलविदा। उनके बीच कोई उलझन नहीं थी, कोई तन परेशान नहीं था। वह किसी और चीज़ की अपील करने के लिए एक पुरुष के रूप में अपनी गरिमा को त्यागने को तैयार नहीं था। वह बेपरवाही से मुड़ा और चला गया। मोनिका उसी जगह पर जड़वत खड़ी रही और उसके दिल में केवल खालीपन महसूस हुआ। वह मूल रूप से आदर्श की कमियों के बारे में बड़बड़ाने आई थी और यह भी पुष्टि करने आई थी कि आदर्श को छोड़ने का उसका फैसला सही था। ऐसा कमजोर और अक्षम आदमी उसके लायक बिल्कुल नहीं था। लेकिन परिणाम वह नहीं था जिसकी उसने उम्मीद की थी। आदर्श ने न तो उससे रुकने की विनती की, न ही उसके मन में कोई दुख था, जिससे अचानक उसे थोड़ा गुस्सा आ गया। चीजें ऐसी नहीं होनी चाहिए। आदर्श, ऐसा दिखावा मत करो कि तुम्हें परवाह नहीं है। मुझे पता है कि तुम मुझसे वाकई नफरत करते हो, लेकिन यह हकीकत है। मोनिका चिल्लाई। मैं तुम्हारे जीवन की दिशा का लगभग अनुमान लगा सकती हूँ। तुम एक कामकाजी आदमी के भाग्य से बच नहीं सकते। शायद तुम एक दिन सफल हो जाओ, लेकिन ये 10 साल बाद होगा या 20 साल बाद, कौन जानता है। तुम इसे बर्दाश्त कर सकते हो, लेकिन मैं अपनी जवानी बर्बाद नहीं कर सकता।
मैं शादी के बाद तुम्हारे साथ एक छोटे से किराए के घर में नहीं रहना चाहता और मैं घर के लिए डाउन पेमेंट के बाद 30 साल तक हमारे बंधक का गुलाम नहीं बनना चाहता। मैं इस तरह नहीं जीना चाहता। आदर्श ने अपना सिर घुमाया और भावशून्य भाव से कहा, तो मैंने तुम्हें छोड़कर अपने भविष्य की योजनाएं खुद बनाने का फैसला किया। मोनिका ने आत्मधार्मिक स्वर में उत्तर देते हुए कहा, ठीक है, तुमने सही किया। आदर्श ने शुरू से आखिर तक अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी। उसकी सहजता और शांति अपरिवर्तित रही। मुझे कठिन परिस्थितियों के पाठ पढ़ाने के लिए धन्यवाद। मोनिका एक बार फिर स्तब्ध रह गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आदर्श अभी भी इतना शांत कैसे हो सकता है। क्या उसे सभी तर्कसंगत विचार खोकर पागल नहीं हो जाना चाहिए था? क्या यह आदमी दिखावा कर रहा था या उसे वास्तव में परवाह नहीं थी? किकी, इस समय एक लैम्बोर्गिनी स्पोर्ट्स कार मोनिका के बगल में रुकी। खिड़की खुली, एक सुंदर युवक का चेहरा दिखाई दिया। एक नज़र में कोई भी बता सकता था कि वह एक युवा मास्टर था, जिसे बचपन से लाड़ प्यार दिया गया था। उसकी त्वचा बहुत गोरी थी और उसने ब्रांडेड परिधान पहने हुए थे। आदर्श ने एक नज़र में पहचान लिया कि यह HMT कॉर्पोरेशन के चेयरमैन का बेटा हर्षद मेहता था, जिसे यंग मास्टर मेहता के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि वह एक प्लेबॉय था। HMT कॉर्पोरेशन में कई खूबसूरत अविवाहित महिलाओं का उसके साथ थोड़ा बहुत इतिहास रहा है। किकी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हर्षद मेहता स्पोर्ट्स कार से उतरे, इससे पहले कि उन्हें पता चले कि आदर्श वहाँ है। उन्होंने शत्रुतापूर्ण भाव से आदर्श की ओर इशारा किया। वह कौन है? मोनिका थोड़ी शर्मिंदा थी, लेकिन उसने कुछ नहीं छिपाया। उसने नखरे से कहा, वह आदर्श है। आदर्श? तो वह तुम्हारा एक्स है? हर्षद मेहता को अचानक एहसास हुआ। ये स्पष्ट था कि वह आदर्श के अस्तित्व और मोनिका और आदर्श के बीच के रिश्ते के बारे में जानता था। उसने आदर्श की ओर देखा और उसकी आंखों में एक स्पष्ट भाव चमक उठा। चूंकि वह तुम्हारा एक्स है, इसलिए मेरे लिए वर्तमान के रूप में उसे नमस्ते न कहना अशिष्टता होगी। मोनिका ने कहा, युवा मास्टर मेहता, आपकी हैसियत को देखते हुए आपको उनसे नमस्ते कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए चलते हैं। हर्षद मेहता और आदर्श में बहुत बड़ा अंतर था। वह जितना आदर्श को देखती उतना ही उसे लगता कि वह अक्षम और शक्तिहीन है। वह वाकई सबसे निचले पायदान पर है। वह हर्षद मेहता, जिसकी हैसियत बहुत अच्छी थी और आदर्श के बीच कोई बातचीत नहीं देखना चाहती थी। किकी, तुम ऐसा नहीं कह सकती। आखिरकार उसने मेरे आने से पहले तुम्हारा ख्याल रखा था। ये स्वाभाविक है कि मैं इसके लिए उसका शुक्रिया अदा करूं। यहाँ मेरा इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। जिसके बाद हर्षद मेहता आदर्श की ओर चल पड़ा। मोनिका की ओर पीट करके हर्षद मेहता ने कुछ भी छिपाने की जहमत नहीं उठाई। विजेता की तरह आगे बढ़ते हुए उसके चेहरे पर एक अजीबोगरीब और आत्मसंतुष्ट मुस्कान दिखाई दी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, एक बनावटी और शैतानी मुस्कान देते हुए, नमस्ते, मैं हर्षद मेहता हूँ, आपसे मिलकर खुशी हुई। आदर्श ने झल्लाते हुए एक नीरस स्वर में कहा, माफ़ कीजिए, मैं कुछ सामान पकड़े हुए हूँ। मैं अपना हाथ आगे नहीं बढ़ा सकता। अफवाहों ने उसके साथ न्याय नहीं किया। अब जबकि आदर्श ने हर्षद मेहता को व्यक्तिगत रूप से देखा था, उसे पूरी तरह से विश्वास हो गया था कि हर्षद मेहता के बारे में ये बुरी अफवाहें सच थीं। उसे दूर से ही गंदगी की गंध आ गई थी। आदर्श, ये तुम्हारा सम्मान है कि यंग मास्टर मेहता तुमसे हाथ मिला रहे हैं। तुम बड़ी तस्वीर से इतने अनभिज्ञ क्यों हो? मोनिका को जो गुस्सा आया, वह सिर्फ इस घटना की वजह से नहीं था। उसने यह बात उन दोनों लोगों के सामने ये दिखाने के लिए कही कि वह पूरी तरह से हर्षद मेहता के पक्ष में खड़ी है। आदर्श ने उसकी बात अनसुनी कर दी। मोनिका के प्रति उसके मन में निराशा के अलावा कुछ भी नहीं था। उनका 4 साल का रिश्ता एक बलिदान की वस्तु बन गया था क्योंकि वह हर्षद मेहता के पक्ष में थी। उसे अचानक लगा कि वह पिछले 4 सालों से अंधा था। उसने इस रिश्ते पर 4 साल बर्बाद कर दिए। इस समय हर्षद मेहता हंसा। आदर्श, तुम बहुत अच्छे चरित्र वाले हो। मैं वास्तव में तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ। वैसे क्या तुम मेरे सहायक बनने में रुचि रखते हो? मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हें सालाना $28,000 का वेतन मिलेगा। बेशक वह आदर्श को अपना सहायक बनाने के बारे में ईमानदार नहीं था। इसके बजाय वह जानबूझकर आदर्श का मजाक उड़ाने और उसे नीचे गिराने के बहाने के रूप में इसका इस्तेमाल करना चाहता था। हर्षद मेहता को किसी और के केक को हथियाने और उसके सामने खाने में विशेष उपलब्धि और रोमांच की भावना महसूस होती थी। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। आदर्श ने वे 3 शब्द कहे और मुंह फेर लिया। हर्षद मेहता की आंखें सिकुड़ गईं और एक ठंडी रोशनी निकली। रुको। वह आदर्श के पास गया और अपना मुंह उसके कानों के पास ले गया। उसने अपना असली रूप ये कहते हुए प्रकट किया, मैंने कल रात तुम्हारे लिए तुम्हारी औरत को चोदा। उसका शरीर बहुत बढ़िया है। यह इतना अच्छा था कि मैं मर सकता था। मैंने उस पर सभी 36 चालें आजमाई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम जैसे दिखावटी कमीने ने उन 4 सालों में एक बार भी उसे चोदा होगा। अंत में मुझे सौदा मिल गया। हे उद्धरण चिन्ह। इस समाज के लिए एक और लड़की को औरत बनाने के लिए बधाई। आदर्श ने बिना किसी दुख या खुशी के मुस्कुराते हुए कहा। हर्षद मेहता के चेहरे पर तुरंत भाव जम गए। उसने कभी नहीं सोचा था कि आदर्श की प्रतिक्रिया इतनी नीरस होगी। इससे उसे अचानक विफलता और हताशा का एहसास हुआ। उसने हाथ बढ़ाया और आदर्श के कंधे को पकड़ लिया। उसने दांत पीसते हुए कहा, क्या तुम नाराज नहीं हो?
आदर्श के कानों में चुनौतीपूर्ण शब्द ऐसे लग रहे थे जैसे किसी अज्ञानी मूर्ख ने कहे हों। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, अब वह तुम्हारी औरत है, लेकिन तुम किसी दूसरे आदमी को अपनी निजी जिंदगी के बारे में बता रहे हो, क्या तुम पागल हो गए हो? अगर अगली बार ऐसा हुआ तो तुम मुझे भी यह नज़ारा देखने के लिए बुला सकते हो, मैं ज़रूर किनारे से तुम्हारी तारीफ करूंगा और तुम्हारा उत्साहवर्धन करूंगा। तभी हर्षद मेहता को एहसास हुआ, हाँ, अब वह मोनिका का आदमी है। आदर्श द्वारा प्रतिकार और कुचले जाने पर हर्षद मेहता को अचानक इतना अपमानित महसूस हुआ कि वह क्रोधित हो गया। उसने एक झटके में आदर्श का कॉलर पकड़ लिया और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, कचरा, क्या बात कर रहा है? आदर्श के चेहरे पर ठंडक आ गई, मुझे छोड़ दो। सिर्फ 2 सरल शब्दों से हर्षद मेहता को लगा जैसे वह बर्फ के गड्ढे में गिर गया हो। वह सिर से पैर तक अनजाने में कांप उठा। खास तौर पर जब उसकी नज़र आदर्श पर पड़ी तो वह अपने शरीर के बालों को सीधा खड़ा होने से रोक नहीं पाया। इस बच्चे की आंखें इतनी डरावनी कैसे हो सकती हैं? हर्षद मेहता घबरा गया, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आदर्श अपनी आंखों से ही उसे डरा सकता है। अचेतन रूप से वह जाने वाला था, लेकिन मोनिका के पीछे खड़े होने पर वह कैसे हार मान सकता था? इसके अलावा उसे यकीन नहीं था कि आदर्श HMT कॉर्पोरेशन में रहते हुए उसके साथ कुछ करने की हिम्मत करेगा। तो क्या हुआ अगर मैं नहीं छोड़ता? तुम मुझे मारना चाहते हो? चलो, मैं तुम्हें 10 गुना हिम्मत दे सकता हूँ। देखते हैं कि तुम वाकई हिम्मत करते हो या नहीं। उसकी आवाज़ अचानक बंद हो गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि आदर्श ने उसे अपनी आंतरिक शक्ति से दूर कर दिया था। फिर आदर्श ने बिना किसी दया के उसके सीने पर पैर मारा। अध्याय 5। जब उसका दाहिना पैर हर्षद मेहता की छाती पर जोर से पड़ा तो हमले का बल हमले के केंद्र बिंदु से बाहर की ओर बढ़ रहा था। हर्षद मेहता के शरीर से एक दुखद और खून जमा देने वाली चीख निकली, जिसका वजन 65 किलोग्राम था। वह तुरंत पीछे की ओर उड़ गया, जैसे कि किसी इंजन से टकराया हो, और 4 या 5 मीटर दूर ठोस जमीन पर गिर पड़ा। उसके दांत उसकी जीभ को काट रहे थे और खून की धार उसके मुंह के कोनों से बह रही थी। ऐसा महसूस करते हुए कि उसके आंतरिक अंगों को फिर से व्यवस्थित किया गया था, हर्षद मेहता दर्द से कराहते हुए जमीन पर लेट गया। आदर्श के पैर की वह हरकत पौराणिक जलीय ड्रैगन के हमले की तरह थी, एक सहज गति में निष्पादित एक पूरा बवंडर। ये सीधा और कुशल था। मोनिका पूरी तरह से स्तब्ध थी और गतिहीन खड़ी थी। उसकी आंखें चौड़ी हो गई थीं और वह अविश्वसनीय भाव से आदर्श को देख रही थी, जबकि वह जानलेवा अंदाज में बात कर रहा था। वह यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि आदर्श ने हर्षद मेहता को 4 या 5 मीटर दूर लात मारी है। डिंग, बधाई हो, तुमने 50 अंक अर्जित किए हैं, सिस्टम ने सूचित किया। 50 अंक? मुझे 50 अंक कैसे मिले? आदर्श ने चारों ओर देखा, केवल मुख्य द्वार पर 4 सुरक्षा गार्डों को पाया, जिन्होंने भी यह सब देखा था। 4 सुरक्षा गार्ड जल्दी से उनके पास भागे। युवा मास्टर मेहता, उन चारों ने मोनिका के साथ, जो अपने संयम को पुनः प्राप्त कर चुकी थी, हर्षद मेहता को खड़े होने के लिए सहारा दिया। हर्षद मेहता गुस्से में था। उसने आदर्श की ओर इशारा किया और चिल्लाया, इसे पीटना, मैं इसे मरवाना चाहता हूँ। यह HMT के दरवाजे से एक कदम भी बाहर नहीं निकलेगा। चारों सुरक्षा गार्डों ने अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं की। इसके अलावा ये खुद को अलग करने और अपनी योग्यता साबित करने का एक अवसर था। कौन निश्चित रूप से कह सकता है, शायद वे अचानक एक चौंकाने वाली उपलब्धि हासिल करने में सक्षम होंगे, क्योंकि उन्होंने हर्षद मेहता की ओर से किसी को सबक सिखाया था। हालांकि उन्होंने आदर्श की शक्ति देखी, फिर भी उन्होंने अपनी कमर से लटकी हुई लोहे की काली छड़ियां निकाली और खुद को उसके ऊपर फेंक दिया। आदर्श को केवल सुरक्षा गार्डों से क्या डरना चाहिए, जो प्रवेश द्वार पर नजर रखते हैं। बॉक्स को छोड़े बिना उसने अपने पैरों से कई लातें और घूंसे मारे। प्रत्येक पैर सीधे एक सुरक्षा गार्ड की छाती पर पड़ा। 4 आवाजें चीख उठीं। चारों सुरक्षा गार्ड हर्षद मेहता की तरह पीछे की ओर गिर गए, यहां तक कि उनके हाथों में मौजूद लोहे की छड़ें भी जमीन पर गिर गईं। इस समय हर्षद मेहता का गुस्सा खत्म हो गया था। वह बेहद डर से आदर्श को देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने दिन के उजाले में कोई भूत देख लिया हो। आदर्श की नज़र उस पर पड़ी तो वह कांप उठा। उसके पूरे शरीर में ठंडा पसीना आ गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि आदर्श के पास इतने अजीबोगरीब और डरावने हुनर हो सकते हैं। मोनिका भी कुछ ऐसी ही स्थिति में थी। उसे अब लगा कि आदर्श और भी अजनबी है। ये वह आदर्श नहीं था जिसे वह पहले से जानती थी। जब आदर्श हर्षद मेहता की ओर बढ़ा तो वह अनजाने में उसके सामने खड़ी हो गई और घबराई हुई निगाह से आदर्श को देखने लगी। आदर्श, तुम्हें क्या चाहिए? आदर्श ने उसकी बात अनसुनी कर दी। वह बस मुस्कुराया और बुरी तरह डरे हुए हर्षद मेहता को देखा। उसने डांटते हुए कहा, यंग मास्टर मेहता, अगर आपके पास करने को कुछ नहीं है तो दूसरों का कॉलम मत पकड़ो। यह आपकी बहुत ही बदतमीजी है। मैंने आपको चेतावनी दी थी, लेकिन आपने जाने नहीं दिया। आपको मुझसे लात खाने पर गुस्सा नहीं होना चाहिए। उसकी नज़र मोनिका की ओर गई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, हर कोई राजकुमारी का लबादा पहनना चाहता है, लेकिन तुम इसे कब तक पहन सकती हो? 3 महीने या आधा साल? मोनिका के शरीर में कंपन सी दौड़ गई। आदर्श के शब्दों ने उसकी चिंता पर वार कर दिया। हाँ, हालांकि वह अपनी मर्जी से हर्षद मेहता की गर्लफ्रेंड बनी, झाओ मनकी को जरा भी सुरक्षा का एहसास नहीं था और उसे हमेशा लगता था कि वह कभी भी उसे छोड़ सकता है। यही मुख्य कारण था कि वह आज आदर्श की तलाश में गई थी।
अपने दिल की गहराई में वह अभी भी उसे अपनी बैकअप योजना के रूप में पाने की उम्मीद कर रही थी, जो उसे सुरक्षा का एहसास दिलाएगा। बेशक ये सिर्फ मेरी सलाह है, इसे अनदेखा करने के लिए स्वतंत्र हो। ये कहने के बाद आदर्श बिना पीछे देखे चला गया। मोनिका को अचानक अपनी आत्मा खो गई लग रही थी। वह एक ही जगह पर खड़ी थी, एक बेवकूफ़ की तरह। उसने सोचा कि आदर्श से नाता तोड़ना निश्चित रूप से सही काम था, लेकिन जब वह आदमी वास्तव में मुड़कर चला गया तो उसे केवल एक ही चीज़ महसूस हुई, नुकसान, उदासी और अकेलेपन की अनंत भावना। उस आदमी के साथ रहने के उसके 4 सालों का हर छोटा बड़ा विवरण उसके दिमाग में बिना रुके उभर आया। हर दृश्य सामान्य और साधारण था, लेकिन वह उन्हें पूरी तरह से छोड़ नहीं सकती थी। उसे आदर्श द्वारा बनाए गए अंडे के तले हुए चावल, बीमार होने पर उसकी सावधानीपूर्वक देखभाल और उससे भी ज्यादा उसकी पतली लेकिन गर्म छाती की याद आती थी। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि उसके साथ उसके 4 साल का रोमांटिक रिश्ता उसके जीवन का सबसे अच्छा समय था। आदर्श के जाते समय उसकी पीठ को देखते हुए उसकी दृष्टि धीरे धीरे आंसुओं से धुंधली हो गई। उसकी भावनाएं अवर्णनीय रूप से जटिल हो गईं। उसे लगा जैसे उसने कोई महत्वपूर्ण चीज खो दी हो। तारांकन 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 तारांकन। चहल पहल भरी सड़क पर चलते हुए आदर्श को एक ऐसा हल्कापन महसूस हुआ जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। कुछ देर तक वह ये नहीं समझा सका कि वह इस मूड में क्यों था। शायद इसलिए कि उसने मोनिका का असली स्वभाव देख लिया था, या शायद इसलिए कि उसने एचएमटी कॉर्पोरेशन छोड़ दिया था। थोड़ी देर बाद वह एक डिपार्टमेंटल स्टोर के प्रवेश द्वार पर आया और उसकी नज़र चौक के एक कोने पर पड़ी। वहां फटे पुराने कपड़े पहने एक छोटी लड़की खड़ी थी, लगभग 7 या 8 साल की। वह पर्यटकों की भीड़ से भीख मांग रही थी। छोटी लड़की अस्त व्यस्त थी, उसके लंबे काले बाल इतने गंदे और अस्त व्यस्त थे कि उनमें गांठें पड़नी शुरू हो गई थीं। उसके पैर असामान्य अवस्था में मुड़े हुए थे और उसके पैरों की मांसपेशियां बुरी तरह से क्षीण हो गई थीं। वह खड़ी होकर चल नहीं सकती थी। वह केवल अपने युवा और कोमल हाथों पर भरोसा कर सकती थी, जो एक बेचारी छोटी सील की तरह धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए एक टूटे हुए कटोरे को धकेलते हुए आगे बढ़ रहे थे। उसकी लंबी पतलून की टांगें जमीन पर घुमावदार तरीके से घिसट रही थीं। वे धूल से ढकी हुई थीं और 2 गंदे चिथड़ों की तरह दिख रही थीं। थोड़ी देर बाद छोटी भिखारी लड़की रेंगकर उसके पैरों पर आए और उसने टूटे हुए कटोरे को धीरे से हिलाया। कंटेनर से टकराते सिक्कों की आवाज़ गूंजी। आदर्श ने अपना सिर नीचे किया और उसकी नज़र छोटी लड़की से टकराए। हालांकि वह गंदी थी और तीखी गंध भी छोड़ रही थी, लेकिन उसकी आंखें एकदम साफ और सतर्क थीं, इतनी चमकीली कि वे आसमान में सितारों की तरह लग रही थीं। कृपया एक अच्छा काम करो और मुझे कुछ रुपये दो, छोटी लड़की ने उम्मीद से कहा। आदर्श ने देखा कि वह दयनीय थी, इसलिए उसने बॉक्स को नीचे किया, अपनी जेब से $2 का नोट निकाला और कटोरे में डाल दिया। धन्यवाद श्रीमान, बुद्ध आपको आशीर्वाद देंगे। छोटी लड़की ने सिर झुकाया और अपने दोनों हाथ एक दूसरे से सटा लिए। रायनगर के लोग बुद्ध पर विश्वास करते थे और छोटी लड़की के कृतज्ञता भरे शब्दों में कुछ भी गलत नहीं था। आदर्श ने सोचा कि वह बहुत होशियार और तेज तर्रार है, इसलिए उसने फिर 2 $10 के नोट निकाले और उसे उसकी जेब में ठूंस दिया। जल्दी से घर जाओ और अपने परिवार से कुछ स्वादिष्ट खरीद कर लाओ। उसे सचमुच लगा कि छोटी लड़की दयनीय है। वह अभी भी इतनी छोटी थी, लेकिन उसे इस तरह से कष्ट सहना पड़ रहा था। घर, छोटी लड़की का दुबला पतला शरीर थोड़ा कांप उठा और उसकी चमकीली आंखें बेजान हो गईं। वह खुद से बुदबुदा रही थी, या शायद वह अपनी कहानी सुना रही थी, अब मेरा कोई घर नहीं है। उसने अपनी छोटी उम्र के बावजूद बहुत दुख और अकेलापन प्रकट किया। उसकी आंखें लाल हो गईं, जिससे 2 लाल घेरे बन गए। आदर्श हैरान था। हर किसी के पास घर और माता पिता होते हैं, तुम्हारे पास घर क्यों नहीं है? छोटी लड़की ने अपना सिर हिलाया और फिर दृढ़ता से मुस्कुराई। उसने विषय बदल दिया और कहा, तुम एक अच्छी इंसान हो, धन्यवाद। उसके बाद उसने बड़ी मुश्किल से अपने छोटे शरीर को हिलाया और रेंगकर चली गई। आदर्श ने सोचा कि यह छोटी लड़की असाधारण है, उसके पास एक कहानी है। इसके बारे में सोचने के बाद वह चुपचाप उसके पीछे चला गया। वह आखिरकार एक उदास गली में रेंगती हुई पहुंची, जहां एक बदसूरत और क्रूर चेहरे वाला युवक इंतजार कर रहा था। उसे वापस आते देख युवक ने चाकू को अपनी जेब में वापस रख लिया और लड़की के पास चला गया। उसने नीचे उस टूटे हुए कटोरे को देखा जिसका इस्तेमाल वह भीख मांगने के लिए कर रही थी और तुरंत गुस्से में आ गया। उसने छोटी लड़की को एक तरफ लात मारी। मादरचोद, तुम सिर्फ इतने पैसे पाकर ही कामचोर हो गई हो। तुम मादरचोद आज खाना नहीं चाहती। तुम्हारी हिम्मत है भीख मांगना बंद करने की। मैं आज तुम्हें सबक सिखाऊंगा। गुस्से में भरे युवक के चेहरे पर एक भयंकर और भयावह भाव था। उसने अपनी आस्तीन ऊपर चढ़ाई और उसकी ओर दौड़ा। एक ही झटके में छोटी लड़की के बाल पकड़ लिए और उसके पूरे शरीर को हवा में उठा लिया। दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। उसके पैर जमीन से उठ गए और तेज दर्द से वह रोने लगी। वह बहुत दुखी महसूस कर रही थी। तुम क्यों रो रही हो? इसे रोको। युवक ने उसे अपने हाथ से थप्पड़ मारा। पाओ। उसने उसे फिर से मारा। लड़की के चेहरे पर लगातार जोरदार थप्पड़ पड़े। उसे उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वह सिर्फ दर्द सह सकती थी। खुद को रोने से रोकने के लिए अपने दांत पीस रही थी, लेकिन आंसू बहते रहे। उसका चेहरा सूजा हुआ और विकृत हो गया था। अध्याय 6। उसे जाने दो।
खाली गली में एक ठंडी कठोर आवाज गूंजी। भद्दे और क्रूर दिखने वाले आदमी ने अपना सिर घुमाया, लेकिन उसके चेहरे पर सामान्य लक्षण दिखाई दिए, जिससे एक नेक भावना झलक रही थी। फिर वह निडरता से भड़क उठा, जैसे कि वह सही रास्ते पर था। मैं अपनी बेटी को अनुशासित कर रहा हूँ, ये तुम्हारा कोई काम नहीं है। दूसरे लोगों के मामलों में दखल मत दो। भाग जाओ, मैं तुम्हें उसे जाने देने के लिए कह रहा हूँ। आदर्श ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। उसके शरीर का प्रभावशाली रूप अचानक तीव्र हो गया। बिना किसी चेतावनी के उस जानवर को हड्डियों को चीरने वाली ठंड महसूस हुई, एक ऐसी ठंड जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। वह एक जहरीले सांप की चौकस निगाह के नीचे एक मेढक की तरह था। वह एक खतरनाक किनारे पर चल रहा था। खुद को रोक पाने में असमर्थ, उसने एक कदम पीछे हट लिया। जब वह अचंभित था तो आदर्श ने अपना धैर्य खो दिया। आदर्श का शरीर बिजली की एक काली किरण में बदल गया जो उसकी ओर दौड़ी। पलक झपकते ही वह 7 या 8 मीटर दूर जा गिरा। उस भयानक और क्रूर दिखने वाले व्यक्ति को अपनी आंखों के सामने कुछ टिमटिमाता हुआ महसूस हुआ। उसके पास वापस लड़ने का समय नहीं था। एक बंद मुट्ठी उसके चेहरे पर आई और उसके तुरंत बाद एक तीव्र दर्द ने उसके सिर को जकड़ लिया। उसका शरीर असहाय होकर पीछे की ओर गिर गया। उसके मुंह से खून से लथपथ एक दांत बाहर निकल आया। छोटी लड़की गिर गई, लेकिन आदर्श ने उसे मजबूती से पकड़ लिया। जब उसे पता चला कि यह वही आदमी है जिसने उसे बहुत सारे पैसे दिए थे, तो वह पहले तो खाली आंखों से देखती रही और फिर दुखी होकर रोने लगी। क्या वह तुम्हारे पिता हैं? आदर्श ने जमीन पर पड़े उस भयानक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए पूछा। सिर हिलाते हुए उसने कहा, नहीं, वह एक बुरा आदमी है। उसने मेरे पैर तोड़ दिए और मुझे पैसे मांगने पर मजबूर कर दिया। कृपया पुलिस को बुलाओ। उनसे कहो कि मुझे ले जाएं। मैं घर जाना चाहती हूँ। मुझे मेरे डैडी और मम्मी चाहिए। बहू। वह दिल खोलकर रोई। उसका छोटा और कोमल शरीर हर सिसकी के साथ धड़क रहा था। आदर्श तुरंत समझ गया, छोटी लड़की को मानव तस्करों ने अगवा कर लिया था। इन लोगों ने बेरहमी से उसके दोनों पैर तोड़ दिए, एक स्वस्थ व्यक्ति को जबरन एक दुखी विकलांग भिखारी में बदल दिया। वह उनके लिए एक पैसे की गाय से ज्यादा कुछ नहीं थी, जिसे मिट्टी के ढेर की तरह भीख मांगने के लिए सड़कों पर फेंक दिया गया था। इस बिंदु पर वह आदमी जमीन से उठा, अपने मुंह में खून थूका और अपनी जेब से स्विच ब्लेड निकाला। उसने आदर्श को बुरी तरह घूरा। बेटा, उसे अभी मेरे हवाले कर दो और हम अभी भी बातें कर सकते हैं। नहीं तो मैं तुम्हें इस चाकू से मार डालूंगा। मैं सच में जानना चाहता हूं कि तुम मुझे कैसे मारना चाहते हो। जब आदर्श ने अपना पैर पटका तो एक जोरदार धमाका हुआ और जमीन फट गई। उसके पैर के नीचे से लेकर आसपास के इलाके तक मकड़ी के जाले जैसी दरारें फैल गईं। गप। आदमी ने बड़ी मुश्किल से अपनी लार निली, ये सोचकर कि यह राक्षस कहाँ से आया है। उसने अपने पैर के एक ही झटके से सीमेंट की सतह को तोड़ दिया। तुम बस रुको। ये कठोर शब्द बोलने के बाद वह हार और अविश्वास में भाग गया। उसे नहीं लगा कि उसका शरीर कंक्रीट के रास्ते से ज्यादा मजबूत है। आदमी तुरंत उसकी ओर बढ़ा और उस आदमी को अपनी मुट्ठी से पीछे धकेल दिया। जैसे ही वह आदमी पीछे हटा, उसके मुंह से 2 खूनी दांत भयानक रूप से बाहर निकल आए। डिंग, बधाई हो, तुमने 10 अंक अर्जित किए हैं। सिस्टम नोटिफिकेशन बज उठा। आदमी ध्यान देने में बहुत व्यस्त था। उसने अपनी नजरें जमाई और छोटी लड़की को देखा। उसे सांत्वना दी क्योंकि वह कांप रही थी। डरो मत, सब ठीक है। छोटी लड़की लगातार अपने आंसू पोंछ रही थी। आधे घंटे बाद आदर्श छोटी लड़की के साथ पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो में आया। यहाँ रहो, पुलिस तुम्हें तुम्हारे माता पिता के पास भेज देगी। आदर्श ने वही किया जो वह कर सकता था। अब जाने का समय हो गया था। मिस्टर, शुक्रिया। छोटी लड़की बहुत समझदार थी। वह जानती थी कि वह सही व्यक्ति से मिली है, अन्यथा वह अभी भी तस्करों के हाथों में पीड़ित होती। आदर्श ने उसे देखकर मुस्कुराया और फिर पुलिस स्टेशन से बाहर चला गया। उसके साथ एक पुलिस अधिकारी था जो उससे थोड़ा बड़ा था। मिस्टर आदर्श, कृपया आश्वस्त रहें कि हम उसे उसके जन्मदाता माता पिता के पास वापस भेज देंगे। आपकी परेशानी के लिए शुक्रिया। ये पुलिस के रूप में हमारा कर्तव्य और जिम्मेदारी है। इसमें कोई परेशानी नहीं है। उसे बाहर निकालने वाला पुलिसकर्मी मुस्कुरा रहा था। उसने गंभीरता से आदर्श का हाथ मिलाया। आजकल हमें इस समाज में आदर्श जैसे और लोगों की जरूरत है। अपराध कम होंगे। आदर्श ने और कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ सिर हिलाया और जाने के लिए खड़ा हो गया। पुलिस स्टेशन के प्रवेश द्वार के पास एक पुलिसकर्मी उनकी ओर बढ़ रहा था। वह शायद जल्दी में थी क्योंकि वह तेजी से चल रही थी। अगर आदर्श की त्वरित प्रतिक्रिया नहीं होती तो वे दोनों टकरा जाते। हालांकि उसकी क्षमता इतनी ही थी और उनके कंधे अभी भी छू रहे थे। पुलिसकर्मी पीछे मुड़ी और आदर्श ने भी वैसा ही किया। हवा में उनकी नजरें मिली। पहला कांप रहा था, दूसरा शांत और संयमित था। माफी मांगते हुए मुस्कुराने के बाद वह पीछे देखे बिना चला गया। टीम लीडर अविनाश। आदर्श को लाने वाला पुलिसकर्मी आगे बढ़ा और पुलिसकर्मी का अभिवादन किया। उसने आदर्श की पीठ की ओर इशारा किया और पूछा, वह आदमी कौन है? पुलिसकर्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, वह एक अच्छा आदमी है। एक अच्छा आदमी। पुलिसकर्मी के पास शब्द नहीं थे। जिस क्षण उनकी निगाहें एक दूसरे से मिली, उसे स्पष्ट रूप से घुटन भरी ठंड का एहसास हुआ जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आंखों में भाव उन ड्रग तस्करों की तुलना में अधिक तीखे और डरावने थे जिनसे वह पहले निपट चुकी थी।
पुलिसकर्मी ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। उसने एक छोटी लड़की को एक भूमिगत आपराधिक गिरोह से बचाया जो बच्चों को भीख मांगने के लिए गुलाम बनाने में माहिर है। वह स्पष्ट रूप से एक अच्छा आदमी है। मैं समझ गया। आदर्श के प्रति पुलिसकर्मी की सतर्कता तुरंत गायब हो गई और उसने आदर्श की पीठ से अपनी नज़र हटा ली। वैसे वह छोटी लड़की कहाँ है? वह हमारे कार्यालय में है। बहुत अच्छा, यह एक रास्ता होना चाहिए। जब तक हम सावधानी से इसे खोलते हैं, हम रायनगर में पूरे भूमिगत आपराधिक गिरोह को खत्म कर सकते हैं जो बच्चों को भीख मांगने के लिए गुलाम बनाते हैं। पुलिसकर्मी की आंखों में अत्यधिक घृणा की चमक दिखाई दी क्योंकि वह तेजी से पुलिस स्टेशन की इमारत में चली गई। तारांकन 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 तारांकन। अपने किराए के घर में वापस आकर आदर्श ने सिस्टम में मॉल को ब्राउज किया। अब उसके पास कुल 200 अंक थे। एक विदेशी भाषा की योग्यता को भुनाने के बाद उसके 0 अंक रह गए। सौभाग्य से यह विदेशी भाषा योग्यता केवल अंग्रेजी को संदर्भित नहीं करती थी, इसमें रूसी, फ्रेंच, जर्मन आदि भी शामिल थे। इसमें 1 दर्जन से अधिक भाषाएं थीं। आदर्श ने व्यक्तिगत रूप से संबंधित भाषाओं में 1 दर्जन से अधिक फिल्में ढूंढी और पाया कि न केवल वह उन सभी को समझ सकता था, बल्कि वह फिल्मों में पात्रों की पंक्तियों को भी धाराप्रवाह दोहरा सकता था। ये योग्यता नौकरी पाने में लाभदायक होनी चाहिए। आदर्श काफी संतुष्ट था। रिंग रिंग रिंग। यह उसका मोबाइल फोन था। आदर्श ने अपने फोन की ओर देखा। यह उसकी बहन रूही थी जो एक नर्स के रूप में काम करती थी। जैसे ही उसने उत्तर कुंजी दबाई, फोन से रूही की आवाज़ सुनाई दी। भाई, मैंने दर्शन मेहरा से सुना है कि तुम्हारा और झाओ मिंकू का ब्रेकअप हो गया है। आदर्श ने गुस्से से दर्शन मेहरा को पुकारा, तुम बड़े मुंह वाले हो। क्या तुम कोई रहस्य नहीं रख सकते? उसने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया। अच्छा किया। जब से मैंने उसे पहली बार देखा है, मुझे कभी नहीं लगा कि वह एक अच्छी महिला है या तुम्हारे लिए सही है। उसका बैग ब्रांडेड था और कपड़ों का एक लेख $100 से अधिक का था। उसके आसपास एक अप्रिय इत्र की गंध भी थी और उसके चेहरे के भाव तीखे और निर्दयी थे। अगर तुम मुझसे शादी करते तो निश्चित रूप से मुसीबत को बुलावा देते, यहाँ तक कि परिवार को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता था, रूही ने कहा। आदर्श को समझ में नहीं आया कि क्या कहे। अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए उसने कहा, रूही, मेरा ब्रेकअप हो गया है, लेकिन तुम सांत्वना के शब्द नहीं बोल रही हो। तुम घमंड में डूबी हुई लग रही हो। मुझे आश्चर्य होने लगा है कि क्या तुम मेरी असली बहन हो। भाई, मैं 100% तुम्हारी बहन हूँ। मुझे तुम्हारी खुशी की परवाह है क्योंकि मैं तुम्हारी बहन हूँ। हे। रूही ने हंसते हुए कहा। वैसे हमने हाल ही में कुछ खूबसूरत युवा नर्सों की भर्ती की है। जब तुम तैयार हो जाओ तो मैं तुम्हें कुछ से मिलवा सकती हूँ। वे निश्चित रूप से उस मोनिका महिला से बेहतर हैं। आदर्श ने चाय की चुस्की लेते हुए लगभग थूक दिया। तांगरेन के साथ एक जोड़े के रूप में एक अच्छा जीवन बिताओ। अपने भाई के मामलों की चिंता मत करो। नहीं, तुम मेरे बड़े भाई हो। तुम्हारी खुशी मेरे लिए महत्वपूर्ण है। जब कभी हमारी छुट्टी होगी तो मैं तुम्हारे लिए एक लड़की को लाऊंगा जिसे मैंने चुना है। तो ये तय हो गया। मैं अब काम कर रही हूँ, अलविदा। रूही ने फ़ोन काटने से पहले आदर्श के मना करने का इंतजार नहीं किया। ये लड़की। आदर्श ने असहाय भाव से फ़ोन एक तरफ फेंक दिया। अध्याय 7। आदर्श ने अपने परिवार को अपने इस्तीफे और कार दुर्घटना के बारे में नहीं बताया। एक पुरुष होने के नाते और उस पर 26 वर्षीय व्यक्ति होने के नाते वह अपने परिवार के लिए चिंता का कारण बनने वाली किसी भी बात को छिपाने की पूरी कोशिश करता था। इसके अलावा उसके पास $4000 से अधिक की बचत थी। भले ही उसके पास आय का कोई स्रोत न हो, फिर भी वह पैसा उसे कुछ समय के लिए कवर कर सकता था। ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि अब वह जीनियस सिस्टम विदाउट इक्वल के साथ जुड़ चुका था। काम मिनटों में हो सकता था, किसी भी चीज़ के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वह खींचा और जम्हाई ली। HMT कॉर्पोरेशन के लिए काम करने के अपने 3 सालों में उसे हर महीने एक बार शिफ्ट, दिन की शिफ्ट और रात की शिफ्ट बदलनी पड़ती थी। कई तरह के ओवरटाइम होते थे। उसकी दिनचर्या बेहद अनियमित थी। साथ ही वह हाल ही में एक कार दुर्घटना में भी घायल हुआ था। हालांकि उसे सिस्टम ने बचा लिया था, लेकिन उसका शरीर अभी भी पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त नहीं लग रहा था। वह उस समय थका हुआ और नींद से भरा हुआ महसूस कर रहा था। वह बिस्तर पर गिर पड़ा, चादरें अपने सिर पर खींच लीं और तुरंत गहरी नींद में सो गया। उसकी नींद असाधारण रूप से स्थिर और सुखद थी। इन 3 वर्षों में उसने जो सबसे अच्छा अनुभव किया था। जब वह उठा तो रात के 9 बज चुके थे। बाथरूम में घुसने और नहाने के बाद वह भूख की व्यावहारिक समस्या को हल करने के लिए रात के खाने के लिए बाहर चला गया। उसने काली शर्ट के साथ पतली काली पैंट पहनी थी। सिर से पैर तक काले रंग के कपड़े पहने हुए वह एक रहस्यमय एहसास दे रहा था। उसने एक छोटे से स्टॉल पर रात का खाना खाने का फैसला किया। स्टॉल के मालिक एक मध्यम आयु वर्ग के जोड़े थे। पति ग्रिल कर रहा था जबकि महिला नूडल्स बना रही थी। इसके अलावा वहाँ बियर और अन्य पेय पदार्थ भी थे। व्यापार काफ़ी अच्छा था। आदर्श अक्सर यहाँ खाने के लिए आता था। जैसे जैसे समय बीतता गया वह इस मध्यम आयु वर्ग के जोड़े से परिचित होता गया। आ रहे हो? पति ने गर्मजोशी से उसका अभिवादन करते हुए कहा, हमेशा की तरह। हाँ, वही पुराना। आदर्श ने सिर हिलाया और एक खाली टेबल ढूंढकर बैठ गया। दर्शन उसे मोबाइल पर कॉल कर रहा था। आदर्श उसे डांटना चाहता था,
वह इतना मुंहफट था कि कोई भी राज नहीं रख सकता था। तुम हमेशा बिना किसी बात के मुझे कॉल क्यों करते हो? तुम्हें लगता है कि फ़ोन कॉल मुफ्त हैं? जब उसने उत्तर बटन दबाया तो आदर्श ने नाखुश होकर शिकायत की। दर्शन चौंक गया। भाड़ में जाओ, क्या तुमने विस्फोटक खा लिया या क्या? तुम बहुत गुस्से में हो। ठीक है, मैं तुम्हें वीचैट पर कॉल करूंगा। यह मेरे डेटा से ज़्यादा हो जाएगा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ? तुम्हारे पास हर महीने 4 गीगाबाइट है, लेकिन तुम अक्सर संगीत नहीं सुनते या फिल्में नहीं देखते। तुम्हारा डेटा खत्म हो गया। बकवास। दर्शन अधीर हो गया। उसी समय सेंक्सियन नूडल्स का एक कटोरा परोसा गया। आदर्श ने सूखी खांसी की और सख्त आवाज में कहा, ठीक है, मैं अब तुम्हारे साथ बकवास नहीं कर रहा हूँ, मैं अब खा रहा हूँ। मादरचोद, तुमने मुझे भी खाने के लिए क्यों नहीं बुलाया? क्या हम भाई नहीं हैं? दर्शन ने तुरंत शिकायत की। आदर्श झल्ला उठा, तुम 40 किलोमीटर से ज्यादा दूर हो। अगर मैं तुम्हें बुलाता तो क्या तुम वाकई आते? सिर्फ पेट्रोल ही तुम्हारे लिए कई कटोरे खाने के लिए पर्याप्त है। मेरे भाई, तुम इसका ऐसे हिसाब नहीं लगा सकते। हमारी दोस्ती के सामने पेट्रोल का वह थोड़ा सा पैसा कुछ भी नहीं है। दर्शन ने गंभीरता से कहा। आदर्श अब उससे परेशान नहीं हो सकता था। उसे बहुत भूख लगी थी। चॉपस्टिक उठाकर वह खाने में मग्न हो गया। दर्शन भी गंभीर हो गया और उसने सही बातें की। वैसे आरव, क्या तुमने आज सच में इस्तीफा दे दिया? हाँ, आदर्श ने सच्चाई से जवाब दिया और फिर जल्दी से आग्रह किया, मेरी बहन को इस बारे में मत बताना, नहीं तो मैं हमारी दोस्ती खत्म कर दूंगा। उसकी बहन रूही दर्शन की तरह ही बड़ी मुनहफिद थी। अगर रूही को उसके इस्तीफे के बारे में पता चलता तो वह गारंटी दे सकता था कि अगले दिन उसके फ़ोन पर उसके परिवार के लोगों की कॉल्स आने लगेंगी। भाड़ में जाओ, तुम्हें अभी भी मुझ पर भरोसा नहीं है। तुम जो भी रहस्य मुझे बताओगे वह मेरे पास पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। दर्शन ने गंभीरता से कसम खाए। आदर्श ने अपनी आंखें घुमाईं और गहरे अर्थ के साथ पूछा, क्या वे हैं? बेशक, कोई बात नहीं, चलो इसे छोड़ो और व्यापार की बात करते हैं। आज मैंने अपने एचआर विभाग के एक सहकर्मी से पूछा कि क्या हमारा बैंक अभी भी भर्ती कर रहा है। क्या आप आना चाहेंगे? हमारे बीच की अद्भुत टीमवर्क एक शानदार मासिक प्रदर्शन की गारंटी देगी। दर्शन ने कहा, नहीं, मुझे बैंक में काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। आदर्श ने जवाब दिया। आपको क्या हो गया है? क्या आप हमारे ग्रामीण क्रेडिट यूनियन को नीची नज़र से देख रहे हैं? एक कहावत है, मच्छर के पैर कितने भी छोटे क्यों ना हो, वे फिर भी मांस ही हैं। हमारे क्रेडिट यूनियन की स्थापना नियमों के अनुसार की गई थी। हमें तब भी हर महीने पेंशन मिलेगी जब हम अपनी वृद्धावस्था पेंशन लेते हैं। मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। वैसे भी मैं तुम्हारे इरादे समझता हूँ, लेकिन जब काम करने की बात आती है तो मैं खुद ही सब संभाल लूंगा। आदर्श ने कहा। दर्शन जानता था कि जिद करके वह कुछ हासिल नहीं कर सकता, इसलिए उसने अपना स्वर नर्म कर लिया। ठीक है, जब तुम सोच लो तो मुझे फ़ोन करो। भले ही मुझे अपना तारांकन एसएस बेचना पड़े, मैं तुम्हें अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके अपने साथ लाने का कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। आदर्श का दिल पिघल गया। वह जानता था कि दर्शन वाकई उसके लिए अच्छा चाहता था। धन्यवाद दशान, धन्यवाद की कोई ज़रूरत नहीं है। हम भाई हैं, हम अच्छे हैं। तुम मैं हो और मैं तुम। बस अपने खाने का मज़ा लो। मेरी एक महिला क्लाइंट है जिसने मुझे अपने घर पर मिलने के लिए कहा है। ऐसा लगता है कि मुझे आज रात खुद को थोड़ा त्यागना होगा। मैं तुम्हें बता दूं, वह एक शादीशुदा महिला है जो नाजुक, सुंदर और जवान है। अपने आप को संयमित करो। आदर्श ने असहाय भाव से अपना सिर हिलाया। क्या बकवास है। जब महिला ने मुझे अपने घर चलने को कहा तो उसने कहा कि रेड बुल की एक कैन भी ले आओ। रेड बुल की एक कैन? भाई, मैं भी खुद को रोकना चाहता हूँ, लेकिन इस स्थिति को देखो, वह स्पष्ट रूप से मुझे निचोड़ना चाहती है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरे सामने दिखावा कर रहे हो? हाँ, मुझे पता चल गया है। अब फ़ोन रख रहा हूँ। महिला क्लाइंट कॉल कर रही है। बाद में कॉल करूँगा। दर्शन ने फ़ोन रख दिया। आदर्श ने फ़ोन वापस जेब में रख लिया और अपने बचे हुए सैनिक्सियन नूडल्स खाना जारी रखा। अपनी आंखों के कोने से उसने एक अधेड़ उम्र के आदमी को देखा जो पश्चिमी सूट और चमड़े के जूते पहने हुए था और उसके पास ही बैठा था। वह आदमी बहुत ही शालीन था और उसके शरीर से किसी उच्च वर्ग के व्यक्ति का आत्मविश्वास झलक रहा था। उसके बगल में 2 गंभीर चेहरे वाले अंगरक्षक भी थे। वे रात में भी धूप का चश्मा पहने रहते थे। वह स्पष्ट रूप से उच्च पद का व्यक्ति था। आदर्श को ये समझ में नहीं आया कि ऐसा कोई व्यक्ति एक छोटे से स्टॉल पर खाना खा रहा होगा। इसके अलावा वह कुछ हद तक परिचित लग रहा था, जैसे कि उसने उसे पहले कहीं देखा हो। लेकिन इस समय सड़क पर हलचल मच गई। दर्जनों लोग स्टॉल के चारों ओर इकट्ठा हो गए और वे सभी हत्यारे लग रहे थे। वे पहाड़ों से निकले जानवरों की तरह थे जिससे लोग डर से कांप रहे थे। उनके पास चमचमाती हुई कुल्हाड़ी और स्टील की पाइप भी थी। उनका नेता था एक गंजा आदमी जिसका शरीर गठीला था। उसकी भौहें नहीं थीं। उसके शरीर पर बाघ और तेंदुए के प्रिंट के टैटू थे। उसकी आंखें भयंकर और दुष्ट थीं। उसके चेहरे पर असहनीय अहंकार था। मालिक, ये वही है। इसी ने उस छोटी सी कुतिया को बचाया था। एक बदसूरत और क्रूर चेहरे वाले आदमी ने यह बात क्रूरता से कही जब वह बाहर निकला और उसने आदर्श की ओर इशारा किया जो अपने नूडल्स खा रहा था।
यह आज का वह भयानक आदमी था जिसने छोटी लड़की को गुलाम बनाया और उससे भीख मंगवाए। गंजे आदमी ने आदर्श पर एक क्रूर नज़र डाली, फिर उसने ऊपर देखा और स्टॉल पर मौजूद दूसरे ग्राहकों पर नज़र डाली। उसने ठंडे स्वर में चिल्लाया, इस बच्चे को छोड़कर सभी भाग जाएं। स्टॉल के सामने खड़े ग्राहकों की कतार सभी दिशाओं में बिखर गई, जिससे ये भोंपू का घोंसला बन गया। सर प्लीज़, हम हमेशा बातचीत करके मामले को सुलझा सकते हैं, कृपया मेरे ग्राहकों को भगाएं नहीं। स्टॉल मालिक ने जल्दी से आगे बढ़कर $20 से $40 निकाले और गंजे आदमी की जेब में पैसे डाल दिए। यह इलाका रायनगर का एक जिला था, यह शहर के केंद्र से भी बहुत दूर था। यह एक ऐसा मामला था जहां केंद्रीय प्राधिकरण दूर दराज के इलाकों में प्रवेश नहीं कर सकता था। इसके अलावा यहां कई फैक्ट्रियां होने के कारण अच्छे और बुरे लोग आपस में मिलजुल जाते थे। पूरे देश से लोग यहां आते थे। कानून और व्यवस्था ठीक से नहीं बनी हुई थी। गुंडे और गैंगस्टर अक्सर परेशानी खड़ी करते थे, इसलिए स्टॉल मालिक को लगा कि वे फिर से सुरक्षा शुल्क वसूलने आए हैं। गंजे आदमी ने उसे लात मारकर जमीन पर गिरा दिया और उस पर तान दी। ये तुम्हारा कोई काम नहीं है, आज्ञाकारी होकर किनारे रहो, नहीं तो मैं तुम्हें भी काट डालूंगा। लेकिन उसने स्टॉल मालिक को पैसे नहीं लौटाए। महिला जल्दी से अपने पति की मदद करने के लिए दौड़ी। उसने अपना सिर हिलाकर अपने पति को संकेत दिया कि वह स्थानीय माफिया सरगना को न उकसाए। अध्याय 8 धमाका टिल्डा। गंजे आदमी ने आदर्श की मेज पर जोर से पटक दिया। उसने आदर्श को क्रूर नजरों से देखा। बेटा, तुम्हारी जिज्ञासा के कारण मेरी 20 नकदी गायें जब्त कर ली गई हैं। यहाँ तक कि मेरे 5 भाइयों को भी पकड़ लिया गया है। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे ये हिसाब कैसे चुकाना चाहिए? उसकी दुष्ट निगाहों से घृणा झलक रही थी। तथाकथित नकदी गायें उन बच्चों को संदर्भित करती थीं जिन्हें उसने खरीदा था और फिर उनके पैर तोड़ दिए थे और उन्हें भीख मांगने के लिए सड़कों पर फेंक दिया था। एक छोटी लड़की के भागने के कारण पुलिस अधिकारी माहिरा सैनी, जिन्हें हमेशा न्याय के फूल के रूप में जाना जाता था, ने अपनी टीम का नेतृत्व करते हुए उनके अवैध गतिविधियों के अड्डे को जब्त कर लिया। स्वाभाविक रूप से दोष आदर्श पर लगाया गया, जिसने छोटी लड़की को बचाया था। आदर्श ने अपना सिर उठाया और गंजे आदमी की तरफ उदासीनता से देखा। तुम्हारा जो भी काम है, मैं नूडल्स का ये कटोरा खा लेने के बाद हम इस पर बात कर सकते हैं। अब कृपया थोड़ा और दूर हो जाओ, क्योंकि जब मैं तुम्हारा चेहरा देखता हूं तो मुझे भूख नहीं लगती। जब उसने बात खत्म की तो उसने अपना सिर नीचे कर लिया और नूडल्स खाना जारी रखा। जैसे ही ये शब्द निकले, पूरे कमरे का माहौल सुस्त हो गया। दर्जनों की संख्या में मौजूद सभी लोग बोल नहीं पा रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि यह आदमी उनके सामने इतना शांत कैसे हो सकता है। क्या उसका सिर टूट गया था? दूर से पश्चिमी सूट और चमड़े के जूते पहने अधेड़ उम्र का आदमी भी कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गया। फिर वह समझकर मुस्कुराया। वह न तो गुलाम है और न ही दबंग, बल्कि वह बेफिक्र और शांत है। या तो उसके पास कुछ असली योग्यताएं हैं। उसने उसके सिर की तरफ इशारा किया। या यहाँ कोई समस्या है? बॉस, आपकी सुरक्षा के लिए चलो चलते हैं, बाईं ओर खड़े अंगरक्षक ने सुझाव दिया। मध्यम आयु के व्यक्ति ने हाथ हिलाया। नहीं, उनका लक्ष्य वह युवा है। वे मेरे जैसे बूढ़े व्यक्ति के लिए चीजें मुश्किल नहीं बनाने जा रहे हैं। वह मुस्कुराया और आदर्श की ओर देखा, जो खाना खाते समय लगभग अपना सिर कटोरे में दबाए हुए था। अचानक उसे वे दिन याद आ गए जब वह आजीविका कमाने के लिए रायनगर आया था। उस समय वह अभी भी बहुत छोटा था। वह अक्सर भूख लगने पर खाने के लिए सड़क के स्टॉल पर आता था। एक बार तो ऐसा भी हुआ जब दर्जनों लोग उससे अपने कर्ज चुकाने के लिए चाकू लेकर आए थे। उसके दिल में अचानक सहानुभूति की भावना पैदा हुई और उसकी उंगलियां बड़ी लय के साथ मेज की सतह पर हल्के से टैप करने लगी। वह बिल्कुल अपने चरम पर है और जोश से भरा हुआ है। एक ऐसी उम्र जहां वह रचनात्मकता से भरा हुआ है। अगर वह इस तरह गिर गया तो यह वास्तव में अफसोस की बात होगी। उसने अपना सिर घुमाया और दाईं ओर खड़े अंगरक्षक को आदेश दिया, सौरभ, परिस्थिति के अनुसार इस युवक की मदद करने के लिए हस्तक्षेप करो। हाँ बॉस, अंगरक्षक ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। इस समय गंजा आदमी अपने सामान्य स्वभाव में लौट आया था और तुरंत क्रोधित हो गया। मादरचौद, उसने आदर्श की मेज पलट दी और उसे उड़ा दिया। बचे हुए सेंक्सियन नूडल्स जमीन पर बिखर गए और नूडल्स वाला कटोरा टूट गया। गंजे आदमी ने जमीन पर पड़े सेंक्सियन नूडल्स पर बहुत जोर से पैर रखा। नूडल्स को तब तक रौंदा गया जब तक कि वे मिट्टी से ज्यादा कुछ नहीं दिख रहे थे। उसने घृणा से भरे भाव से गुस्से से घूरते हुए गरजते हुए कहा, खाओ, खाते रहो, नूडल्स नहीं खाना है क्या? चलो घुटनों के बल बैठो और ये नूडल्स उठाओ जो मल की तरह मुलायम हैं और निगल जाओ। सूप भी बर्बाद मत करो, इसे चाट कर साफ करो। अगर तुम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी जीभ काट दूंगा। उसने आदर्श के कंधे पर जोर से धक्का दिया। मादरचौद, तुम अभी भी इतनी बेवकूफ़ी से क्यों घूर रहे हो? तुम चाहते हो कि मैं और मेरे भाई तुम्हारी मदद करें? आदर्श ने जमीन पर गिरे हुए सेंक्सियन नूडल्स को देखा। उसके चेहरे पर भाव धीरे धीरे ठंडे और जमने लगे। उसने अपने हाथ में रखी चॉपस्टिक फेंक दी और धीरे धीरे खड़ा हो गया। उसकी तीखी और भयंकर आंखें उस गंजे आदमी को बाघ या तेंदुए की तरह ठंडी निगाहों से घूर रही थीं। फुफकार टिल्डा, हर कोई ठंडी हवा की सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाया। उनके शरीर ठंडक को दूर करने के लिए कांपने लगे। उन्हें अचानक ये गलतफहमी हो गई कि जो व्यक्ति खड़ा है वह एक क्रूर कसाई है जिसके हाथों पर अंतहीन खून लगा हुआ है।
गंजा आदमी भी थोड़ा स्तब्ध था। वह कुछ कहने ही वाला था कि तभी एक बड़ा हाथ बिजली की तरह तेजी से लेकिन चुपचाप उसकी ओर बढ़ा। 5 उंगलियां फैली हुई थीं जैसे अजगर अपना बड़ा खूनी मुंह खोलकर उसकी गर्दन को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। हाथ ने उसके पूरे शरीर को ऊपर उठा दिया। उसकी गर्दन के चारों ओर शक्तिशाली बल ने तुरंत उसकी श्वास नली और अन्न प्रणाली को कसकर एक साथ दबा दिया। एक तीव्र जलन भरा दर्द और दम घुटने का दर्द उसके दिमाग में भर गया। वह खुद को एक कर्कश दबी हुई आवाज निकालने से नहीं रोक सका। उसके हाथ उस लोहे की भुजा से टकराते रहे जिसने उसे जकड़ रखा था, दूसरे पक्ष को उसे छुड़ाने की कोशिश करते हुए। लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वह हाथ जरा भी नहीं हिला। ऐसा लग रहा था जैसे स्टील की चिमटी ने उसकी गर्दन को कसकर जकड़ लिया हो। मैंने कहा था कि जब तक मैं नूडल्स का कटोरा खत्म न कर लूं, तब तक रुको, तुम क्यों नहीं सुनते? आदर्श की भौहें गहरी त्योरियां चढ़ गईं। गंजा आदमी और उसके दर्जनों अधीनस्थ अवाक रह गए। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा दृश्य होगा। आदर्श द्वारा प्रदर्शित शक्ति ने वास्तव में उनके दिमाग को झकझोर दिया। उसने अपने बॉस को एक हाथ से उठा लिया। क्या वह मादरचोद इंसान था? दूर खड़े अधेड़ उम्र के आदमी ने अपना मुंह थोड़ा खोला, उसकी आंखें आश्चर्य से भरी थीं। उसके बगल में खड़े 2 अंगरक्षक और भी अधिक स्तब्ध थे। यह विश्वास करना कठिन था कि एक आदमी जो बिल्कुल भी मजबूत नहीं दिखता था, वास्तव में एक हाथ से 75 किलोग्राम वजन वाले बड़े आदमी को उठा सकता है। वे भी ऐसा नहीं कर सकते थे। भद्दे और क्रूर चेहरे वाला आदमी घबरा गया और डर गया। लड़ो, चलो मिलकर बॉस को बचाते हैं, वह जोर से चिल्लाया, लेकिन खुद पीछे हट गया। दर्जनों लोगों ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। वे चिल्लाए और अपनी छुरी और पाइप उठाकर ज्वार की तरह आदर्श की ओर दौड़े। हवा में तलवार के ब्लेड से वार किया गया और वे एक क्रूर, जानलेवा इरादे से भर गए। आदर्श ने व्यंग्य किया, मैं उसे तुम्हारे पास वापस कर रहा हूं। उसने अपने हाथ में गंजे आदमी को भीड़ की ओर फेंक दिया जो उसकी ओर दौड़ रही थी, जैसे वह शॉटपुट खेल रहा हो। गंजा आदमी बहुत तेजी से पीछे की ओर भागा। वह एक तोप के गोले की तरह था जो अपने ही मातहतों को कुचलने वाला था। उनके हाव भाव थोड़े बदल गए और समूह के सामने दौड़ रहे 5-6 लोग उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने सोचा कि बॉस को पकड़ने के लिए उनके संयुक्त प्रयास से उसे पकड़ना काफी होगा। लेकिन इससे पहले कि वे अपने हाथ ऊपर उठा पाते, गंजे आदमी का शरीर उन पर गिर पड़ा। धमाका टिल्ड, उनके मुंह से खून की धार बह निकली। वे बॉलिंग पिन की तरह थे जिन्हें बॉलिंग बॉल से मारा गया था। उनमें से 4 पीछे की ओर उछलकर गिर गए, जबकि एक दर्द से कराहता हुआ जमीन पर गिर गया। एक शक्तिशाली विस्फोट जिसने सभी को चौंका दिया। दर्जनों बड़े लोगों ने खुद को पूरी तरह से रोकने के लिए मजबूर किया। उन्होंने हल्के से काम करने की हिम्मत नहीं की। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं और वे आदर्श को भयभीत होकर देखने लगे। जब वे निष्क्रिय और बेजान हो गए तो आदर्श की आंखें ठंडी हो गईं। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के 2 मुक्के मारे। बम बम टिल्ड, ऐसा लगा जैसे 2 सबसे करीबी लोगों को एक तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी हो। वे एक करुण चीख के साथ बाहर निकले क्योंकि उनके शरीर अनियंत्रित रूप से पीछे की ओर फेंके जा रहे थे। उनके कई साथी एक के बाद एक गिर गए, इससे पहले कि शवों को रोका जाता। वे उठने के लिए संघर्ष करते रहे, लेकिन उन्हें केवल अपने सीने में दर्द महसूस हुआ। फिर 2 लोग जो अपने धड़ को ऊपर धकेलने में कामयाब रहे, एक ही समय में खून थूक दिया और बेहोश हो गए। अधेड़ उम्र के आदमी की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं और उसके चेहरे पर ऐसा सदमा साफ झलक रहा था जिसे छिपाया नहीं जा सकता था। उसने कभी नहीं सोचा था कि आदर्श का हुनर इतना दबंग और ताकतवर होगा। उसके 2 अंगरक्षक भी दंग रह गए। हुनर और ताकत का यह आलम हैरान करने वाला था। उन्होंने एक दूसरे को देखा और एक दूसरे में अविश्वास देखा। मादरचोद, इसे काट डालो। गंजे सिर वाला आदमी गंभीर रूप से घायल हो गया था, लेकिन बेहोश होने की हद तक नहीं। उसने अपनी छाती को ढांक लिया, जो भारी और बेहद दर्दनाक लग रही थी, और वह पागलों की तरह दहाड़ने लगा। उसने बदसूरत और क्रूर दिखने वाले आदमी से सुना था कि दूसरे पक्ष के पास असाधारण हुनर है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना शक्तिशाली होगा। लेकिन तो क्या, एक बाघ, चाहे कितना भी खूंखार क्यों न हो, भेड़ियों के झुंड को नहीं रोक सकता। चाहे वह कितना भी दुर्जय क्यों न हो, क्या वह सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था जबकि वे एक बड़े समूह थे। दर्जनों हटे कट्टे आदमी जो आम दिनों में भी उग्र और आक्रामक होते थे, आदर्श की ओर दौड़ पड़े। उनकी मुद्राएं हिरणों का पीछा कर रहे लिकड़बग्घों के समूह की याद दिला रही थीं। तुम इस बारे में निर्दयी होना चाहते हो? ठीक है, मैं आज जो भी आएगा उसे गिरा दूंगा। आदर्श के मुंह पर क्रूर मुस्कान थी। न केवल वह पीछे नहीं हटा, बल्कि उनके हमले को पीछे हटाने के लिए पहल करने के लिए आगे बढ़ा। अध्याय 9। भीड़ के आगे खड़ा बड़ा आदमी पूरी गति से भाग रहा था। उसकी आंखें प्लेट की तरह गोल थीं। वह आदर्श की ओर बढ़ रहा था। इससे पहले कि उसका चाकू उसे 2 टुकड़ों में काट पाता, उस आदमी को एहसास हुआ कि वह अपने पैरों की गति को रोक नहीं सकता और दोनों आदमी टकरा गए। आदर्श से टकराने के कारण उसके शरीर की सारी हड्डियां टूट गईं और वह खून जमा देने वाली चीख निकालता है। वह जमीन पर गिर जाता है, 4-5 मीटर तक फिसलता हुआ रुक जाता है। इस प्रक्रिया में कई लोग एक दूसरे से टकरा जाते हैं या गिर जाते हैं। आदर्श के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान थी, उसकी आंखें ठंडी थीं। उसके दाहिने हाथ ने दूसरे आदमी के बाएं पैर को पकड़ने के लिए दिशा बदली जो लात मार रहा था। उसने उस आदमी के पैर को अपने घुटने पर मारा और उसे भी आकार में पीछे की ओर मोड़ दिया।
एक भयानक चीख सुनाई दी। फिर उसने घायल व्यक्ति के शरीर को भीड़ में फेंक दिया जो उसके पीछे पीछे चल रही थी। अचानक उनमें से कुछ लोग अपना संतुलन खो बैठे और नीचे गिर पड़े। इस स्थिति का फायदा उठाते हुए 2 लोगों ने चाकू लेकर आदर्श की पीठ पर हमला किया। वह सहज रूप से मुड़ा और अपने हाथों को मुट्ठी में बांध लिया और बल के साथ बल का सामना करते हुए आगे बढ़ा। धमाका! दोनों लोगों ने अपनी उखड़ी हुई कलाइयों को गले लगाया और संतुलन खोते हुए पीछे हट गए। दर्द इतना तीव्र था कि वे अपने आंसू या दयनीय चीख को रोक नहीं पाए। आदर्श एक खूंखार बाघ, चीता की तरह था। वह एक अजेय शक्ति था। जैसे जैसे उनके हमले कमजोर होते गए, उनके हाव भाव बदलते गए। वे चौंक गए, लेकिन आदर्श, जो कि उग्र हो गया था, उन पर पागलों की तरह हमला करने में संकोच नहीं किया। उसके हिंसक हमले में एक घातक आभा और एक उग्र, शैतानी इरादा था। हर चाल पहले से ज्यादा क्रूर थी। उसकी लड़ने की शैली इतनी मजबूत और भयंकर थी मानो उन पर हिंसक तूफान और आंधी की बौछार हो रही हो। हर जगह खून बह रहा था और उदास, तीखी चीखें निकल रही थीं। अब तक गंजे आदमी में गुस्से का कोई निशान नहीं बचा था। उसकी आंखें डर से भरी थीं और उसका शरीर कांपना बंद नहीं कर पा रहा था। उसके माथे पर लगातार पसीने की बूंदें बह रही थीं। उसने कभी नहीं सोचा था कि दूसरा पक्ष इतना खतरनाक होगा। क्या वह इंसान था? नहीं, वह एक राक्षस था। पलक झपकते ही इस राक्षस आदमी ने 1 दर्जन लोगों को काट डाला। दूर खड़ा अधेड़ आदमी अब शांत नहीं रह सका। उसकी आंखें और मुंह पूरी तरह सदमे की स्थिति में खुले हुए थे। उसके 2 अंगरक्षक भी सदमे, भय और विस्मय में खड़े होकर पीले पड़ गए। वे विशेष बलों के सेवानिवृत्त दिग्गज थे, राज्य द्वारा प्रशिक्षित मशीनें, कठोर और अडिग। सिर से लेकर पैर तक वे अपनी क्षमताओं पर पूरी तरह से महारत रखते थे और मानते थे कि उनके लिए एक योग्य प्रतिद्वंद्वी से मुकाबला करना मुश्किल होगा। लेकिन वे दंग रह गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि आदर्श ने अपनी चाल कैसे चली। धमाका! जबकि ये दोनों अंगरक्षक अभी भी सदमे की स्थिति में थे, आदर्श ने एक और व्यक्ति को मुक्का मारा, जिससे वह 7 या 8 मीटर दूर उड़ गया। फिर उसने हाथ बढ़ाया और एक चाकू पकड़ लिया। हवा में मौत की वीरान और ठंडी आभा के साथ वह भीड़ में भाग गया और चाकू को नीचे गिराने के लिए उठाया। चाकू की रेखा एक साहसी और अनियंत्रित गति से उड़ी, एक बवंडर की तरह चक्कर लगाते हुए आसपास के दुश्मनों को तबाह कर दिया। एक के बाद एक आदमी खून से लथपथ हो गया। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि मेमना, जिसे शिकार माना जाता था, अचानक एक खूनी जानवर में बदल जाएगा, अपने क्रूर और क्रूर नुकीले दांतों को उजागर करेगा। वह बदसूरत, क्रूर दिखने वाला आदमी डर से भरा हुआ बेसुध कुछ देर पहले ही किसी अनजान जगह भाग गया था। जब आखिरी आदमी दर्द से कराहते हुए गिर पड़ा तो आदर्श ने गंजे आदमी की तरफ ठंडी निगाह से देखा। उसकी कुल्हाड़ी से खून टपक रहा था जो जमीन में जमा हो गया था। गंजा आदमी अकड़ रहा था, उसके चेहरे पर खौफ साफ झलक रहा था। जब उसने आदर्श को कदम दर कदम अपनी तरफ आते देखा तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। क्या तुम क्या करना चाहते हो? हम ड्रैगन गैंग हैं, वह हकलाया। ड्रैगन गैंग क्या है? आदर्श ने धीमी आवाज में उपहास करते हुए कहा। अगले ही पल वह बेतहाशा भाग रहा था, जैसे हवा के झोंकों की काली परत गंजे आदमी को अमानवीय ताकत से दबा रही हो। खुले मैदानों में पागलों की तरह भागते जंगली भेड़िए की तरह। फिर कुल्हाड़ी ने हवा में एक चमकता हुआ और क्रूर रास्ता बना दिया। तलवार इतनी जोर से काटने वाली थी कि उसे रोका नहीं जा सकता था। गंजे सिर वाले आदमी की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसका सिर सुन्न हो गया। चमकती हुई छुरी ने उसकी दृष्टि साफ कर दी। ऐसा लग रहा था जैसे वह ग्रिम रीपर को देख रहा हो जो उसे बुला रहा है। धमाका! जैसे ही आदर्श की छुरी नीचे गिरने वाली थी और गंजे आदमी के सिर को 2 हिस्सों में विभाजित करने वाली थी, एक कान फाड़ देने वाली गोली अचानक गड़गड़ाहट की तरह फट गई, जिससे सभी कांप उठे। रुको! महिला ने सख्ती से चिल्लाया। बस आदर्श की छुरी एक पल में रुक गई। ये ग्रिम रीपर की दरांती की तरह गंजे आदमी के सिर के ऊपर हवा में लटकी रही। खून के प्यासे चाकू को देखते हुए गंजा आदमी मौत की तरह पीला पड़ गया। उसकी आंखें खुली हुई थीं। उसकी जांघों से एक तीखी गंध आ रही थी। उसने अपने मूत्राशय और आंतों पर नियंत्रण खो दिया था और तुरंत बाद बेहोश हो गया था। वह डर से पूरी तरह बेहोश हो गया था। आदर्श ने अपना सिर घुमाया और देखा कि सड़कों के दोनों तरफ 5 या 6 पुलिस कारों ने रास्ता रोक रखा था। 2 विस्फोट रोधी कारें नाकाबंदी रेखा को चीरती हुई निकल गईं। एक जैसे कपड़े और उपकरण पहने 20 से ज्यादा दंगा पुलिस वाले अपनी ढालें थामे हुए थे। वे अपनी मुद्राएं बनाते हुए डरावने लग रहे थे। वहां आम अपराधी पुलिस वाले भी थे जो अपलोड की गई आग्नेयास्त्रों को थामे हुए थे और उनकी मूठें उस पर तान रखी थीं। तुम्हारे पास चाकू गिराने के लिए 5 सेकंड हैं। एक पुलिसवाली ने अपनी बंदूक आसमान की ओर करके नीचे की और अपने बगल में खड़े एक पुलिस अधिकारी का लाउडस्पीकर उठाया। वह आदर्श की ओर भावशून्यता से चिल्लाए और उल्टी गिनती गिनने लगी, 5 4 3। उसके चेहरे पर ताजगी, साफ सफाई और खूबसूरती थी और वह लंबी, एथलेटिक और जोशीली थी। उसके छोटे बाल चिकने थे और कानों के पीछे बंधे हुए थे। उसकी चमकदार और सुंदर आंखें पानी की तरह शुद्ध थीं और उसकी काली पुलिस वर्दी उसके सुडौल और आकर्षक फिगर को छिपा नहीं पा रही थी। आदर्श को याद आया कि यह पुलिसवाली वही महिला थी जिससे उसे दिन में पहले पुलिस स्टेशन में मिलने का सौभाग्य मिला था। हालांकि उसकी ताकत बढ़ गई थी, लेकिन उसने पुलिस से आमने सामने मिलने के बारे में नहीं सोचा था। जब उसने 2 तक उल्टी गिनती की तो उसने चाकू जमीन पर फेंक दिया।
दो विशेष पुलिस अधिकारी दौड़े दौड़े आए। एक ने आदर्श के बाईं ओर और दूसरे ने उसके बाईं ओर खड़े होकर उसे रोका। घायल और पीड़ा में कराहते लोगों से भरी जमीन को देखते हुए माहिरा सैनी की काली भौहें सिकुड़ गईं। उसने घृणा से कहा, सड़कों पर पुरुषों के एक समूह को इकट्ठा करना और दूसरों को चोट पहुंचाने के लिए चाकू का इस्तेमाल करना, आप देश के कानूनों और लोगों की सुरक्षा की अवहेलना कर रहे हैं। आपने समाज पर बहुत बुरा प्रभाव डाला है। क्या कमीने लोग हैं, उन सभी को पकड़ो। हाँ, पुलिस अधिकारियों के एक दल ने जवाब दिया। आदर्श अब कुछ भी स्पष्ट नहीं करना चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि इससे कोई फायदा नहीं होगा। पुलिस नहीं सुनेगी। उसके जवाबों का मतलब तभी होगा जब वे उसे पूछताछ के लिए ब्यूरो में वापस लाएंगे। पश्चिमी सूट और चमड़े के जूते पहने मध्यम आयु वर्ग का आदमी आदर्श के बाद ही खड़ा हुआ और गंजे आदमी के समूह को पुलिस ने ले लिया। उस युवक की जानकारी का पता लगाओ, साथ ही उसे एक पब्लिक डिफेंडर दिलवाओ। ये युवक मेरा है। हाँ बॉस, सौरभ ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। अगले दिन पुलिस पूछताछ कक्ष में। नाम आदर्श, उम्र 26। तुमने चाकू का इस्तेमाल क्यों किया और सार्वजनिक रूप से किसी को चोट क्यों पहुंचाई? यह आत्मरक्षा का एक वैध मामला था। हथकड़ी पहने हुए आदर्श पूछताछ कुर्सी पर बैठ गया। उसने माहिरा सैनी द्वारा पूछे गए हर सवाल का जवाब दिया। वैध आत्मरक्षा। माहिरा सैनी ने नाक सिकुड़ी और अस्पताल से रिपोर्ट टेबल पर फेंक दी। 20 मामूली चोटें और 8 गंभीर चोटें। वे सभी अब अस्पताल के तीव्र वार्ड में पड़े हैं। तुम मुझे बता रहे हो कि यह वैध आत्मरक्षा है? अधिकारी, उस सड़क पर पुलिस काइनेट निगरानी प्रणाली है। सिस्टम में जाओ और खुद देखो। तुम देखोगे कि मैंने जो कहा वह सच है या नहीं, आदर्श ने शांति से कहा। मुझे इस मामले को कैसे संभालना है ये सिखाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बहुत अफसोस के साथ बता सकती हूँ कि जिस जगह पर आपने दूसरों को चोट पहुँचाने के लिए चाकू चलाया था, वहाँ कोई निगरानी कैमरा नहीं है। माहिरा सैनी ने पूछताछ की मेज पर दोनों हाथों से खुद को टिकाया और आदर्श को घूरने लगी। आदर्श ने भौहें चढ़ाईं। कोई निगरानी कैमरा नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से चश्मदीद गवाह हैं। स्टॉल मालिक साबित कर सकता है कि मुझे अपना बचाव करने के लिए मजबूर किया गया था। अध्याय 10। कियानलिन ने आदर्श को ऊपर से नीचे तक देखा। अब वह उसे पहचान गई। वह वही व्यक्ति था जिसने पहले एक छोटी लड़की को अपराध गिरोह से बचाया था और जिससे पुलिस स्टेशन के प्रवेश द्वार के बाहर उसकी थोड़ी मुठभेड़ हुई थी। यह उसके कार्यों की वजह से ही था कि वह एक आपराधिक गिरोह को पकड़ने में सक्षम थी जो बच्चों को अपंग बनाता था और उन्हें सड़क पर भिखारी के रूप में काम करने के लिए मजबूर करता था। आज उसने 20 गुलाम बच्चों को बचाया जिनके हाथ और पैर टूटे हुए थे। इस बारे में सोचते हुए उसने आदर्श की ओर अपनी नज़र नर्म कर ली। टीम लीडर माहिरा। पूछताछ कक्ष का दरवाज़ा खुला और एक पुलिस अधिकारी ने अपना आधा धड़ अंदर झुकाया। ये स्पष्ट था कि उसके पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ था। कमरे से बाहर निकलने से पहले माहिरा ने अन्य 2 अधिकारियों को आदर्श से पूछताछ जारी रखने का आदेश दिया। टीम लीडर माहिरा, हमने उन लोगों की पहचान की जांच की है। गंजा आदमी राघव बाल्दी नाम से जाना जाता है। बाकी 20 उसके अधीनस्थ हैं। अब हम जानते हैं कि वे उसी समूह का हिस्सा हैं जिसे हमने आज दोपहर गिरफ्तार किया था, पुरुष अधिकारी ने सूखी रिपोर्ट दी। माहिरा चौंक गई। अचानक उसे लगा जैसे सब कुछ एक बार में स्पष्ट हो गया। तो राघव और उसके समूह ने आदर्श से बदला लेने के लिए लड़ाई शुरू की। ऐसा ही लगता है। मैंने स्टॉल के मालिक से भी बात की जिसने आदर्श की कहानी की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि वह बस वहां बैठकर नूडल्स खा रहा था जब राघव और उसका गिरोह अचानक चाकू और स्टील के पाइप लेकर दौड़ पड़े ताकि परेशानी खड़ी कर सकें। राघव ने आदर्श की मेज को भी पलट दिया। यहीं से संघर्ष शुरू हुआ। माहिरा की नज़र भटक गई। वह दूसरे विषय पर चली गई और पूछा, क्या आपने आदर्श का बायोडेटा चेक किया है? हाँ, वह केरल प्रांत में एक साधारण किसान परिवार में पैदा हुआ था और 3 साल पहले उसने शिशिंग एरोनॉटिकल यूनिवर्सिटी से स्नातक किया था। वह हुआई कॉर्पोरेशन के लिए काम कर रहा था। उसके माता पिता 100% किसान हैं। उसकी एक छोटी बहन भी है जो शादीशुदा है और रायनगर के एक अस्पताल में नर्स के रूप में काम करती है। वह उद्धरण चिन्ह। माहिरा ने हाथ हिलाया और बीच में टोका, अविनाश, क्या तुम्हें लगता है कि इस बायोडेटा में कुछ गड़बड़ है? अधिकारी अविनाश के चेहरे पर एक भाव था। वह उसके सवाल की प्रकृति को नहीं समझ पा रहा था। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, यह एक बहुत ही साधारण बायोडेटा है। मुझे इसमें कुछ भी गलत नहीं मिला। उसका बायोडेटा ठीक है, लेकिन आदर्श में एक बड़ी समस्या है। माहिरा की काली भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने पूरी गंभीरता से कहा, उसने अकेले ही चाकू और डंडों से लैस 28 अपराधियों से निपटा। न केवल वह घायल नहीं हुआ, बल्कि उसने 20 मामूली चोटें और 8 गंभीर चोटें पहुंचाईं। उसके युद्ध कौशल ने हमारी पूरी कुलीन स्वॉट टीम को शर्मसार कर दिया। ये सुनकर अधिकारी अविनाश को समस्या समझ में आ गई। उसने भौहें सिकुड़ी और सिर के पिछले हिस्से को खुजलाया। उसका चेहरा आश्चर्य और संदेह से भरा हुआ था। हाँ, आदर्श अपने बायोडेटा में जो लिखा है उसके अनुसार एक साधारण व्यक्ति है, लेकिन एक साधारण व्यक्ति के पास ऐसे अजीबोगरीब कौशल कैसे हो सकते हैं? तो उसके साथ कोई समस्या होनी चाहिए, माहिरा ने जोर दिया। लेकिन ये सही नहीं हो सकता। उसके बायोडेटा में साफ लिखा है कि उसने न तो कोई विशेष प्रशिक्षण लिया है और न ही किसी संगठन में शामिल हुआ है।
साथ ही उसकी बहन रूही, जो रामगढ़ जिले के पीपुल्स अस्पताल में काम करती है, ने पुष्टि की कि उसके बायोडेटा रिकॉर्ड सही हैं, झूठे नहीं। क्या उसे बचपन में किसी विशेषज्ञ से मार्गदर्शन मिला होगा? तुम्हारा क्या मतलब है? माहिरा और भी हैरान थी, एक साधारण व्यक्ति अचानक भयानक लड़ाई क्षमताओं वाला सुपरहीरो कैसे बन सकता है? अधिकारी अविनाश ने आगे बताया, मेरा मतलब है, क्या कोई विशेषज्ञ होगा जो उनके पहाड़ी गांव में एक साधु की तरह रहता होगा? विशेषज्ञ ने देखा होगा कि वह एक प्रतिभाशाली बच्चे के साथ काम कर रहा था और आदर्श के पास एक असाधारण शारीरिक संरचना थी जब उसने उसे अपने कौशल सिखाए। आखिरकार किसी व्यक्ति के बायोडेटा में ऐसा कुछ शामिल करना असंभव है। क्या अब आप एक फिल्म बनाने की सोच रहे हैं? एक विशेषज्ञ एक साधु की तरह रह रहा है? हाँ, माहिरा ने अपनी आंखें घुमाईं। अधिकारी अविनाश शर्मिंदगी में हंसे। उसने ऐसी ही फिल्में देखी थी, इसलिए वह इस तरह का एक अजीब अनुमान लगा पाया। उसी समय एक ताज़ा चेहरे वाला युवा पुलिस अधिकारी दौड़ता हुआ आया और माहिरा को सलाम किया। टीम लीडर माहिरा, रायनगर लॉ फर्म के वकील शाह आदर्श नाम के एक व्यक्ति की जमानत जमा करने के लिए यहाँ हैं। रायनगर की लॉ फर्म के वकील शाह, अमरेंद्र शाह। माहिरा और अविनाश के चेहरे पर भाव थोड़े बदल गए। अमरेंद्र शाह रायनगर नामक एक शीर्ष फर्म में एक प्रसिद्ध वकील थे। अगर किसी के पास पैसा भी हो तो भी अगर वह व्यक्ति कोई हैसियत नहीं रखता तो उसकी सेवाएं लेना लगभग असंभव था। आखिर यह आदर्श कौन था कि अमरेंद्र शाह जैसे लोग उसे बचाने के लिए आगे आएंगे? उसने आदर्श की आगे और जांच करने की योजना बनाई थी, लेकिन अब यह असंभव लग रहा था। डिंग, बधाई हो, तुमने 10 अंक अर्जित किए हैं। डिंग, बधाई हो, तुमने 20 अंक अर्जित किए हैं। पूछताछ कक्ष में आदर्श के दिमाग में सिस्टम की सूचनाएं गूंजने लगीं। सिस्टम उसे उन अंकों की याद दिला रहा था जो उसने तब अर्जित किए थे जब उसने गंजे आदमी और उसके समूह के साथ लड़ाई शुरू की थी। अब तक उसने 250 से अधिक अंक जमा कर लिए थे। पूछताछ कक्ष का दरवाज़ा खुला और माहिरा और अधिकारी अविनाश अंदर आए। उसने 2 अन्य पुलिस अधिकारियों को आदर्श से हथकड़ी हटाने का आदेश दिया। उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम जाने के लिए स्वतंत्र हो आदर्श। तुमने पुष्टि की है कि मैंने वैध आत्मरक्षा में काम किया? आदर्श ने खड़े होकर मुस्कुराते हुए पूछा, आपकी समस्या वैध आत्मरक्षा या अत्यधिक आत्मरक्षा हो सकती है। अगर ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि आपने पुलिस को अपराध के खिलाफ एक झटका देने में अप्रत्यक्ष रूप से मदद की होती, तो मैं आपको इतनी आसानी से जाने नहीं देती, माहिरा ने गर्व से कहा और अपने हाथों को अपनी पैंट की जेब में डाल लिया। ओह, ऐसा लगता है कि मुझे टीम लीडर माहिरा को आपकी उदारता के लिए धन्यवाद देना चाहिए। आदर्श दरवाजे की ओर बढ़ा। रुको, माहिरा ने अचानक उसे रोक दिया। आदर्श रुक गया और बोला, अधिकारी, क्या कुछ और है? तुमने अपने युद्ध कौशल कहाँ से सीखे? तुम्हारे बायोडेटा में किसी विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करने का कोई उल्लेख नहीं है। माहिरा ने उसे ऐसे देखा जैसे वह किसी संदिग्ध से पूछताछ कर रही हो। आदर्श एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर वह हंसा और बोला, मैंने बचपन में हमारे गांव के एक बूढ़े भिखारी से सीखा था। अधिकारी अविनाश आश्चर्यचकित था, तो मेरा बेवकूफ़ अनुमान सही था। क्या ये बहुत बड़ा संयोग नहीं है? उस बूढ़े भिखारी का नाम क्या है? माहिरा ने आदर्श के चेहरे पर सूक्ष्म भावों को ध्यान से देखा ताकि यह पुष्टि हो सके कि वह झूठ बोल रहा है या नहीं। वह एक भयानक बूढ़ा आदमी था जो खाने पीने के लिए दूसरों को परेशान करता था। बचपन में मुझे भी उससे काफ़ी बदमाशी झेलनी पड़ी थी। उसका नाम क्या है? मुझे उसका असली नाम नहीं पता। गांव वाले उसे बूढ़ा पागल कहते थे। अब वह कहाँ है? वह कुछ साल पहले मर गया था और उसे पहाड़ों में दफना दिया गया था। उसका शरीर शायद अब तक पूरी तरह सड़ चुका होगा। आदर्श जानता था कि यह सवाल आखिरकार आएगा, इसलिए उसने बेबाकी से जवाब दिया। इसके अलावा उसके गांव में वाकई ऐसा ही एक व्यक्ति था। वह शुरुआती सालों में अकाल से बचने और भोजन की भीख मांगने के लिए आया था। अगर कोई उसकी कहानी की जांच करना चाहे तो उसकी कहानी में कोई दरार नहीं होगी। माहिरा निराश थी। ये सवाल पूछना न पूछने के बराबर था। इसके अलावा सूक्ष्म भावों को पहचानने की उसकी कुशलता और तकनीक, जिस पर उसे गर्व था, अब अप्रभावी लग रही थी। वह ये नहीं बता पा रही थी कि आदर्श सच बोल रहा है या झूठ। पुलिस स्टेशन के गेट पर सुनहरे फ्रेम वाले चश्मे वाले एक बूढ़े आदमी अमरेंद्र शाह ने आदर्श से गंभीरता से हाथ मिलाया। नमस्ते मिस्टर आदर्श। आदर्श को तुरंत समझ आ गया कि उसे पुलिस स्टेशन से इतनी जल्दी क्यों रिहा कर दिया गया। तुम ही हो जिसने मुझे जमानत पर छुड़ाया? अमरेंद्र शाह ने सिर हिलाया। हाँ, मिस्टर अतुल के आदेश पर। मिस्टर अतुल? आदर्श ने भौहें सिकोड़ीं। उसे याद नहीं आ रहा था कि वह इस नाम के किसी व्यक्ति से मिला हो। ताज हाउस के बॉस अतुल सुभाष। अमरेंद्र शाह ने मुस्कुराते हुए कहा।